41 राघव आया होश में। कौन आ रहा है राघव से मिलने? अब तक जिया उसकी हालत समझ पा रही थी, क्योंकि जिया ने भी वो दर्द महसूस किया है जो वीर ने किया है अपने प्यार को अपने आप से खुद से दूर देखकर। इसी वजह से जिया आगे कहती है, क्यों करेगा मेरा मन? जब मैंने देखा कि मेरे भाई को तुम्हारी बहन, तुम्हारे परिवार वाले कैसे ट्रीट करते थे, मुझे वो सब नहीं पसंद आ रहा था, जिस वजह से मुझे तुम सबको मारने की, सबक सिखाने का मन करता था। लेकिन मैं मजबूर थी, जिस वजह से ना ही राघव भाई को कुछ बता सकती थी और ना ही कपूर परिवार को कुछ कर सकती थी। इतना कहकर जिया पाना मुंह वीर से फिर लेती है। जिया जब इंडिया आई थी उसके बाद राघव के साथ आरडी ग्रुप में काम करने लगी। तब जिया ने वीर से, कपूर फैमिली से मिलने की काफ़ी बार मन बना लिया था। लेकिन जब जिया ने राघव के साथ कपूर फैमिली में होने वाले हिंसा अत्याचार को सुना देखा, तब से जिया को पूरे कपूर फैमिली से नफरत होने लगी थी। वीर भी जिया की इस नफरत को वीर भी समझ जाता है, लेकिन वीर को सच पता था कि कौन कैसा था, जिस वजह से वीर जिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मुझे मालूम है जिया तुमने क्या देगा होगा, लेकिन मैं एक बात सच बताता हूँ, मेरे फैमिली में यानी कपूर फैमिली में कोई भी राघव को नापसंद नहीं करता है। सिर्फ सबके मन में कुछ बातें हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, जिस वजह से सब अपने अपने हिसाब से राघव के साथ ऐसे रिएक्ट आते हैं। मैं भी सबके सामने राघव को कुछ भी भला बुला कहता हूँ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सबके पीछे से जितना हो सके मैंने राघव का साथ दिया है, एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर। इतना कह वीर जिया के आंखों में देखने लगता है। वही जिया भी वीर के आंखों में ही देखे जा रहे थी, जहां उसे सिर्फ सच्चाई ही नजर आ रही थी, जिस वजह से जिया वीर को कुछ कहती नहीं। उसी के साथ जिया ने भी वीर को राघव के लिए भागते हुए देखा था। जिया को ऐसे शांत देख वीर जिया से आगे कहता है, अगर तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम राघव को पूछ सकती हो, वो तुम्हें सब सच बता देगा। और तब भी तुमको ट्रस्ट हो रहा है तो तुम जो लगे वो सजा मुझे दे सकती हो, मैं उसे कबूल जरूर करूंगी। वीर को इस तरह बातें करते देख जिया को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वीर काफ़ी मासूम दिखा रहा था, जिस मासूमियत के प्यार में जिया पहले भी डूब गई थी और इस बात से अनजान अब भी डूबते जा रही है। जिया को कुछ ना कहते देख वीर जिया दे चेहरे के आगे हाथ फिरते हुए, जिया, जिया तुम सुन रही हो ना? जिया कहाँ खो गई हो तुम? इस तरह बातें कर रहा था। वही जिया भी वीर की आवाज़ सुन अपने होश में आती है। तब जिया देखती है कि वीर ने अब भी उसका हाथ पकड़ कर रखा है। तब जिया की नज़र अपने पहने हुए घड़ी पर जाती है, जिसे देख जिया एक झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाकर वीर से कहती है, तुम्हें सजा देनी है या नहीं यह मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे भाई के पास जाना है, उसे यह मैंने बनाई हुए दाल चावल भी खिलानी है। इतना कह जिया जल्दी से वहां से चली जाती है, जिसे देख वीर कुछ देर तक ऐसे ही जिया जहां से गई थी उसी तरफ देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वीर अपने आप को अपने सीने से लगाकर कहता है, आज बहुत दिनों बाद मेरी छुई मुई मेरे पास आई है, काश यह वक्त ऐसे ही रुका रहता। ऐसे कहने के साथ वीर वही हाथ अपने सीने पर रख कर सहला रहा था। वही वीर इस बात से अनजान कि जिया उसकी यह सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ी रखकर सुन रही थी, जिस वजह से जिया का गाल और कान लाल होते जा रहे थे। फिर जिया अपने होश में आकर राघव के वार्ड में चली गई और वीर अपने रास्ते पर। फ्लैशबैक एंड। इस तरह वीर अपने पापा को सारी बातें बताता है, शिवाय जिया ने वीर पर गोली चलाई थी इस बात को छोड़। वही वीर यह भी बता देता है कि उसने जिया और अर्जुन की मदद से ही राघव को उस पर लगे सारे आरोपों से बचाया है। वीर की बात सुन समीर जी कभी अर्जुन को तो कभी जिया को देखे जा रहे थे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद समीर जी जिया के पास जा उसके सर पर हाथ रख कहते हैं, जिया मेरी बच्ची तुम कितनी बड़ी हो गई हो, छोटी थी तो तब कितनी प्यारी मोटी बच्ची थी। ये लास्ट वाली लाइन समीर जी हंसकर कहते हैं, जिसे देख बाकी सब भी है देते हैं। वही जिया झूठा गुस्सा दिखाकर पाउट करके हुए बोलती है, अब मैं वो मोटी बच्ची नहीं रही, अब मैं काफ़ी स्लिम और डैशिंग बन गई हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ ब्यूटी विद ब्रेन। इतना कह जिया अपना मुंह फिर लेती है। समीर जी जिया की बात सुन हंसकर हाँ में सर हिलाकर कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची तुम अब ब्यूटी विद ब्रेन बन गई हो, एकदम तुम्हारी रिया चाची की तरह। राघव के माँ का नाम रिया है। पिछली कौन से चैप्टर में अगर मैंने राघव के माँ का नाम कुछ और लिया होगा तो ज़रूर बताना, हम वही उसे करेंगे। जिया समीर जी की बात सुन खुश हो जाती है, फिर अपनी जगह पर खड़े होकर टेबल से बाजू आ पहले तो समीर जी के पैर छू लेती है, फिर उनके गले लग कहती है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ चाचा जी, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे आपको वही चॉकलेट देनी होगी जो आप मुझे बचपन में देते थे। समीर जी जिया की बात सुन उसके सर पर से हाथ फिरते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, मैं आज ही वीर से कहकर उन चॉकलेटे को मंगवा देता हूँ। अब तो खुश। जिया खुश होकर हाँ में सर हिलाने लगती है। इसके बाद सब खुश होकर ऐसी तरह बातें करने लगते हैं कि तभी उस कैंटीन में बीचों बीच एक लड़की आ जाती है जो कि नस थी।
जिसने नॉर्मल मेकअप और अपने पोनीटेल स्टाइल में बाल बनाए हुए थे, जिन बालों में एक गुलाब का फूल भी लगाया हुआ था, जिस वजह से वो लड़की मतलब नस काफ़ी क्यूट नजर आ रही थी, जिसे देख वह के काफ़ी सारे लड़के और आदमी उस लड़की के खूबसूरती पर मरे जा रहे थे। वही जिया और बाकी सब भी उस लड़की की आवाज़ सुन उस लड़की तरफ देखने लगती है। उस लड़की यानी नस की खूबसूरती को देख और बाकी सभी लड़कों को उस लड़की को घूरता देख जिया को मन ही मन जलन होने लगती है। तभी जिया की नज़र वीर के ऊपर जाती है, जो कि अभी उसी नस के तरफ देख रही ही थी, जिसे देख जिया गुस्से से टेबल के नीचे से वीर के पैर पर जोर से अपना पैर मारती है, जिस वजह से वीर दर्द में चीखने के साथ अपने पैर को पकड़कर अपने कुर्सी पर से उठ जाता है, जिस वजह से कैंटीन में सबकी नज़र इस वक्त उस नस पर थी जो काफ़ी क्यूट लग रही थी। वीर की आवाज़ सुन सबके साथ वो नस भी वीर के तरफ देखने लगते हैं, जिसे वजह से वीर थोड़ा एम्ब्रेस होकर जल्दी अपनी कह वापस बैठ तीनों को यानी जिया, अर्जुन और अपने पापा को घूरने लगता है। वही बानी सब फिर से वीर को इग्नोर कर उसी नस को देखने लगती है। नस भी सबको इग्नोर कर अब प्यारे अंदाज में सबके बीचों बीच खड़ी रहकर कहती है, आयो रामा, यहाँ मिस्टर अर्जुन कौन है जी? मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या? उस नस की बात सुन सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। वही अर्जुन भी उस नस लड़की के मुंह से अपना नाम सुन जल्दी से अपनी जगह खड़े होकर कहता है, मैं हूँ मिस्टर अर्जुन, कहो क्या बात है? अर्जुन की बात सुन वो लड़की अर्जुन के पास आ जाती है, फिर वह बैठे सबको देख आगे कहती है, आयो मिस्टर अर्जुन जी, वो क्या है ना, आपको मेरे बॉस यानी डॉक्टर दास बुला रहे हैं, इसलिए घोड़े के तेजी से मेरे साथ चलिए जी, बिना समय गवाए। इतना कहने के साथ बिना अर्जुन की कोई बात सुने वो नस अर्जुन के हाथ को पकड़कर वह से ले जाने लगती है, जिसे देख वह बैठे सारे लड़कों को जलन होने लगती है। वही जिया, वीर और समीर भी अर्जुन और उस नस के पीछे जाने लगते हैं। अब आगे कैंटीन के बाहर नस अर्जुन को हाथ से पकड़कर लेकर जा रही थी। वही अर्जुन भी बिना कुछ बोले नर्से के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे कैंटीन में सबके सामने कोई तमाशा नहीं करने का था। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर आता है, वैसे ही अपना वो हाथ जिसे नस ने पकड़ा था उसे एक झटके के साथ छुड़ा लेता है। वही नस को भी उस झटके का एहसास हो जाता है, जिस वजह से नस पीछे मुड़कर अर्जुन से कहती है, आयो रमा, कितने जोर का झटका दिया आपने, मेरा हाथ तो दर्द करने लगा ना। अब मैं काम कैसे करूंगी? फिर नस ऊपर मुंह करके कहती है, क्या खाकर बड़े हुए क्या मालूम जी। नस का इस तरह का मेलोड्रामा देख अर्जुन इरिटेट होते हुए कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो और मुझे बताओ सही सही किसने बुलाया है। अर्जुन के मुंह से मेलोड्रामा सुन नस रोनी सूरत बनाकर कहती है, ये रामा देखो यह क्या कह रहा है जी, मैं क्या कोई मेलोड्रामा करती हूँ क्या? फिर अर्जुन की तरफ देख कहती है, सुनो जी मिस्टर अर्जुनन, मैं एक संस्कारी देसी लड़की हूँ जी, मैं यहाँ कोई ड्रामा याम करने नहीं आई हूँ जी, और हाँ आपको डॉक्टर दास से बुलाया है जी, इसलिए चलो जल्दी जल्दी। इतना कहने के साथ वो नस फिर से अर्जुन का हाथ पकड़कर जाने के लिए होती ही है। तभी अर्जुन जो अभी काफ़ी गुस्से में था वो अपना हाथ छुड़ाकर खुद को शांत करते हुए कहता है, देखो मिस, आप जो कोई भी हो, मुझे डॉक्टर दास की केबिन मालूम है, इसलिए मैं खुद अपने पैरों से जा सकती हूँ, मेरा हाथ पकड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अर्जुन अपना हाथ उस लड़की के हाथ ही छुड़वाकर आगे जाने लगता है। वही वो लड़की भी अर्जुन को इस तरह बातें करते और आगे जाते हुए देख पीछे से अपनी दोनों हाथों को मोड़कर कहती ही, रामा, ये खड़ूस तो मेरी बात बिना सुना ही चला गया जी, अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो पता ही ना है जी कि डॉक्टर उनके केबिन में ही ना है जी। इतना कहने के साथ वो भी के पीछे जाने लगती है अपनी कमर हिला हिलाकर, जिसे देख पीछे आ रहे जिया और वीरे को हंसी आ रही थी। अर्जुन सेकंड में डॉक्टर दास के केबिन के बाहर था, लेकिन डॉक्टर दास के केबिन को लॉक देख अर्जुन सोच में पड़ जाता है। तभी वही नस पीछे से आकर अर्जुन को टोकते हुए कहती है, आयो मिस्टर अर्जुनन, डॉक्टर दास यहाँ नहीं होते जी, वो तो आपके पेशेंट के पास होते जी, आपको वही बुलाया है जी। उद्धरण चिन्ह। वही अर्जुन कुछ ही नस की बात सुन अर्जुन घर कर उसको देखते हुए बिना कुछ बोले राघव के वार्ड की तरफ जाता है। राघव का वार्ड काफ़ी दूर नहीं था, जिस वजह अर्जुन पलक झलकते ही वह पहुंच जाता है। वही नस भी अर्जुन के पीछे थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन वार्ड रूम का दरवाज़ा खोल अंदर जाने वाला था, वो नस अर्जुन के हाथ के नीचे से अंदर जाते हुए अपने सामने खड़े डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर दास जी, ये देखो मैं मिस्टर अर्जुन को लेकर आई जी, अब आगे मैं क्या करूँ जी। डॉक्टर दास नस की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हैं जहां अर्जुन भी उस नस के पीछे से आ रहा था, नस को घूरते हुए, जिसे देख डॉक्टर दास समझ जाते हैं कि उस नस ने अर्जुन को काफ़ी परेशान किया होगा। हाँ किया तो है, बिना कुछ बोले सीधे कैंटीन से हाथ पकड़कर बाहर लाया था, जैसे कहीं अर्जुन भागकर ही जाने वाला हो। डॉक्टर नस कहता है, थैंक यू विशाखा, अब तुम जाओ अपना काम करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ तब आगे का काम बता दूंगा। ओके जी डॉक्टर दासस जी, मैं जाती हूँ।
वो नर्स जिया नाम विशाखा था। डॉक्टर का जवाब देते हुए पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है, फिर अपना नाक सिकुड़कर अर्जुन को एक लुक देके वह से चली जाती है। वही उस नर्स को ऐसे चैलेंजिंग लुक देते हुए देख अर्जुन उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी राघव जरूरी था। फिर आगे अर्जुन डॉक्टर दास को देख कहता है, क्या हुआ डॉक्टर दास, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुला लिया? आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। डॉक्टर दास अर्जुन की बात सुन हंसते हुए कहता है, जिसे सुन अर्जुन नासमझी से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, कौन सी अच्छी न्यूज़? फिर कुछ सोचकर अर्जुन खुश होकर कहता है, क्या राघव को होश आया गया? डॉक्टर बिना कुछ बोले अपने सारे सहकारी जो राघव के बेड के पास घेरा बनाकर खड़े थे, उसको राघव के पास से साइड हटने का इशारा करते हैं। डॉक्टर दास का इशारा मिलते ही सब राघव से दूर हो जाते हैं। वही डॉक्टर से दूर होते ही अर्जुन राघव की तरफ देखता है, जो उसे ही देखे जा रहा था, जिसे देख अर्जुन जल्दी से उसके पास जा उसी सीरियस लुक के साथ कहता है, सो राघव होश में आ गए तुम? अब कैसे हो? मैं यही काम की वजह से आया था, तो सोचा तुमको मिलकर चले जाओ। राघव को अभी सब सच्चाई नहीं पता थी, जिस वजह से अपने उसी बॉस के अंदाज में अर्जुन राघव से बात कर रहा था। अर्जुन की बात सुन राघव दर्द के साथ लेकिन हंसते हुए कहता है, हाँ अर्जुन सर, अब मैं ठीक हूँ। बाय द वे, थैंक्स। राघव की बात सुन अर्जुन को मन ही मन एक राहत मिलती है। वही बाहर खड़े जिया, वीर और समीर जी तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वही वीर और समीर जी की आंखें जहां नाम थी, वही जिया अब रोने लगी थी। वही डॉक्टर दास अर्जुन की तरफ देख कहते हैं, मिस्टर अर्जुन अभी पेशेंट काफ़ी वीक है, सो उनको आराम करने दो। आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हो, इसलिए अभी आप बाहर जाकर रुके, मुझे कुछ बात करनी है। मैं राघव को चेक करके अभी आता हूँ। हाँ, मैं सर हिलाकर राघव को रेस्ट करने को कहकर बाहर आ जाता है। वही डॉक्टर दास भी अपने बाकी साथियों को बाहर भेज देते हैं। सबके बाहर जाने के बाद डॉक्टर दास राघव की तरफ देखते हैं, जो उन्हीं देखे जा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद डॉक्टर दास की आंखें नम हो जाती है। उसी नम आंखों से साथ लेकिन चेहरे पर एक कभी ना जाने वाली खुशी लेकर राघव के सर पर हाथ रख आगे कहते हैं, राघव बेटा, वो जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी तुम आराम करो, मैं आता हूँ कुछ देर में। इतना कहकर डॉक्टर दास भी चले जाते हैं। राघव भी डॉक्टर दास की बात सुन खुश होते हुए अपनी आंखें बंद कर रेस्ट करने लगता है। डॉक्टर दास तो चले गए, लेकिन जाते समय हमारे मन में छोड़ गए हैं हमारे लिए बहुत सारे सवाल। 42 दो हसीनाओं के साथ रोमांस, राघव पर चलाई गोली। अब आगे, होटल रेड प्लाजा में प्राइवेट कमरे के अंदर एक 26-27 साल का लड़का दो लड़कियों से घिरा हुआ था। उसी के साथ दोनों लड़कियां जिन्होंने सिर्फ अपने ऊपर वन पीस पहना था, जो कि सिर्फ उनके थाइस तक ही आ रहा था, जिसमें उन दोनों के क्लीवेज काफ़ी साफ नजर आ रहे थे। और उन दोनों का वो सिंगल पीस ड्रेस दोनों के पीछे से गर्दन से लेकर पीठ तक ओपन थी और आगे से चेस्ट के नीचे का भाग कमर तक ओपन था, जिस वजह से उनकी बाहरी सुंदरता निकल कर आ रही थी। उस आदमी के लिए वही काफ़ी था लुभाने के लिए। उनमें से एक लड़की ड्रिंक का एक पग बनाते हुए उस लड़के के पास जा उस गिलास को अपने होठों पर लगाकर उसमें से एक सेब लेकर कहती है, बेबी कम हैव अ ड्रिंक एंड मेक मी हैप्पी टुनाइट। इतना कहकर वो लड़की उस गिलास को उस लकड़ी के चेहरे के पास ले जाकर उसके चेस्ट पर अपनी उंगली फिराते हुए उस ड्रिंक को पिलाने लगती है। वो लड़का भी उस ड्रिंक को मज़े से पीते हुए दूसरी लड़की की कमर को सहला रहा था। वही जब ग्लास में एक आखिरी के कुछ ड्रिंक रह जाती है, तब वो लड़का उस आखिरी ड्रिंक को अपने मुंह में भरकर दूसरी लड़की के पास जा उसको अपने होठों को चूमते हुए पिलाने की कोशिश करने लगता है। वही उस लड़की को इस चीज़ से घिन आ रही थी, क्योंकि उसका आज ये सब पहली बार था, जिस वजह से वो लड़की आज अजीब महसूस कर रही थी। वही दूसरी और अपने किस का कोई रिस्पांस ना आते देख जल्दी से उस लड़की को अपने पास खींच एक हाथ उसके कमर के नीचे रख और दूसरे हाथ उसके चेस्ट पर रख दोनों भागों को दबाने चालू कर देता है। अपने दोनों मोस्ट सेंसुअल भागों पर अचानक ज़्यादा फोर्स महसूस होने की वजह से उस लड़की का मुंह खुल जाता है, उसी के साथ एक चीख भी निकल जाती है, जिसमें सिर्फ दर्द था। जैसे ही उस लड़की का मुंह खुल जाता है, वो लड़का जल्दी से अपने मुंह में राखी हुए सारी ड्रिंक उस लड़की के मुंह के अंदर डाल देता है। ड्रिंक अपने अंदर आते ही लड़की तुरंत एक झटके के साथ अपना मुंह बंद कर लड़के को देखने लगती है। फिर ना चाहते हुए भी उस ड्रिंक को अपने गले के नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि उस लड़के ने उसकी तरफ एक डेविल लुक दिया था, जैसे कह रहे हो आज जिस काम के लिए आई हो वो ना किया तो एक पुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वही दूसरी तरफ उस लड़की और लड़के को ऐसे किस करते देख उनके पास बैठी दूसरी लड़की जिनसे ड्रिंक तैयार की थी, वो उस लड़की की मजबूरी समझ कहती है, बेबी आज उसका पहला दिन है, इसलिए उसे कुछ मालूम है, सो इसकी पहली गलती समझकर माफ़ कर दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी ना आज। इतना कह उस लकड़ी के प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ से सहलने चालू कर देती है। जैसे ही अपने पार्ट पर लड़की का हाथ महसूस कर उस लड़के के तन बदन में आग बढ़ जाती है, जिसे देख उस लड़की को अपनी मनचाही मुराद पूरा होते दिख रहा था।
वही जो नई लड़की थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। लेकिन आज उसे जो करना था वो लड़का उसके साथ लड़ने वाला था, वो भी उसके लिए इतना दर्दनाक होगा कि जिस बात से वो अनजान थी। लड़की के हाथों से सहलाने से लड़के का प्राइवेट पार्ट अब खड़ा हो चुका था, जो कि उसके उभरे हुए पेंट से साफ नजर आ रहा था। वही दोनों भी लड़कियां पेंट से ही उसकी साइज को देख चौंक गए थे। दोनों लड़कियों के चेहरे पर शौक वाले भाव देख वो लड़का एक मुस्कुराहट के साथ पहली वाली लड़की को कहता है, बेबी, आज मेरे इस नई माशूका को सीखा तो इस छोटे के बच्चे के साथ कैसे खेलते हैं। जब तक तुम इसके साथ खेलते रहोगी मैं भी इसके इन छोटे से केक के साथ खेलता रहूँगा। इतना कहकर वो लड़का उस लड़की को आगे का काम करने को कहकर उस नई लड़की को अपने पास खींचकर एक उसके दोनों उभारों को दबाने चालू कर देता है, जिस वजह से उस लड़की के मुंह से सेक्सुअली आवाज़ आने लगाती है, आहा हम। उसी के साथ उसके आंखें भी नम हो चली थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको ये सब करने ही था। वही पहले वाली लड़की लकड़ी की बात सुन उसकी पैंट खोलन चलाओ कर देती है। उस लड़के की पेंट की चैन नीचे कर इनवियर के अंदर से उसका पार्ट को बाहर निकाल उस नई लड़की को दिखाने लगती है। वही लड़के का नीचे वाले पार्ट को देख वो लड़की को चौंक जाती है। उसे अब डर लगने लगा था कि इतना बड़ा वो अपने अंदर कैसे लेगी। वही पहली वाली लड़की को अब थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उस पार्ट की साइज काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उस बात से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो उस लड़की नई लड़की को देख उसके ऊपर के उस वन पीस को एक ही झटके से पाड़ देता है, जिससे उस लड़की की ऊपर बॉडी पूरी ओपन हो जाती है, जिसमें उस लड़की के दोनों उभार साफ साफ नजर आने लगे थे, क्योंकि उसने उन्हें पीस के अंदर से कुछ भी नहीं पहना था। जैसे ही उस लड़की को अपने साथ क्या हुआ समझ आता है, वो अपने चेस्ट पर दोनों हाथ रख अपने बॉडी को छुपाने लगती है। उस प्राइवेट रूम में उस लड़की के अलावा बाकी किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वही पहली वाली लड़की ने अब उस लड़के के पार्ट को अपने हाथों में लेकर हिलना शुरू कर दिया था। वही वो लड़का भी उस नई लड़की की सुंदरता को देखने के लिए उसके चेस्ट के ऊपर से हाथ हटाकर उसके दोनों केक्स को निहारना चालू कर देता है। उसी के साथ अपने एक हाथ से पहली वाली लड़की के कमर के पीछे डाल और दूसरे हाथ से उस लड़की को उभारों को दबाना चालू कर देता है। उसी के साथ कहता है, गिव मी प्लेजर बेबीज। वही अपने चेस्ट पर उस लड़के के हाथों को देख लड़की झिझक रही थी और डर भी रही थी, लेकिन कुछ देर तक ऐसे ही झिझकने के बाद वो नई लड़की भी अब अपनी झिझक और शर्म छोड़ देती है। उस लड़की अब नॉर्मल होता देख वो लड़का उसको अपने छोटे बच्चे की तरफ देखने का इशारा कर देता है, जहां वो पहली वाली लड़की अब उस बच्चे को अपने मुंह में लेकर अच्छे से प्लेजर दे रही थी, जिस वजह से उस लड़के के मुंह से भी अब सेक्सुअल आवाज़ें आने लगी थी। यस बेबी, आहा, यस यस। उस लड़के को अपने बूब्स को दबाने के साथ ऐसे आवाज़ें निकालते देख और अपनी साथी लड़की को उस छोटे बच्चे को मुंह में लेकर हिलाते देख उस नई लड़की का मन डोलने लगा था। अब वो लड़की भी उस लड़के के साथ अपने ही सेक्सुअल आवाज़ में साथ देने लगी थी। वो शीट और जोर से दबावना उममा। उस रूम में अब दोनों की सिर्फ सिडिक्टिव आवाज़ें ही गूंज रही थी, जिस वजह से जो लड़की अपने मुंह के अंदर वो बड़ा वाला हार्ड केला लेकर हिला रही थी, वो लड़की अब अपनी तेजी बढ़ा देती है, जिस वजह से उस लड़के के मुंह से आवाज़ें और जोर पकड़ देती है। यस यस, ओ फक आई एम कमिंग। इतना कहने के साथ वो लड़का नई लड़की के चेस्ट के ऊपर से हाथ हटा उस पहले वाली लड़की के सर को जोर से पकड़ अपना सारा पानी उसके ही मुंह में निकल देता है। कुछ सेकंड ऐसी ही उस लड़की को पंखते रखने के बाद वो उसे छोड़ देता है। वही वो लड़की इस बात से नजन थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। जैसे ही उसके सर के ऊपर दबाव महसूस हुआ, जिस वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जैसे ही अपने सर के ऊपर से वो दबाव हट गया, वो लड़की जल्दी से उस छोटे हार्ड बच्चे से दूर होकर सारा पानी पीकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिस वजह से उसके उभार ऊपर नीचे होने लगे थे, जिसे देख वो लड़का उत्तेजना से भर जाता है। वही नई लड़की का अब अपने ऊपर से पूरा धैर्य जा चुका था। अब वो भी लड़की उस लड़के के पास आ उसको लिप्स पर लिप्स रख किस करना चालू कर देती है। वही एक हाथ से उसके पार्ट को पकड़कर हिलना चालू कर देती है, जो कि अभी अभी रिलैक्स होने चला गया था, जिसमें पहली वाली लड़की भी उस नई लड़की का साथ देते हुए अपने कपड़े उतरना चालू करने लगती है। अभी उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारी ही थी कि तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ नॉक होता है। इस समय दोनों लड़कियां भी अपने जहरीले अदाओं से उस लड़के को रिझा ही रही थी कि तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजे पर नॉक होता है, जिस वजह से उन सबका ध्यान उस आवाज़ की तरफ जाता है। वही वो नई लड़की भी जल्दी से लड़के के दूर होकर अपने ऊपर हाथ रख खुद को छुपाते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगती है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो लड़का गुस्से से बाहर वाले आदमी से कहता है, कौन है बेसाला, तुम्हें अभी इसी वक्त आना था। वही बाहर खड़ा आदमी समझ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसका काम भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यह काम उसी के बॉस ने दिया था जो अभी उसी प्राइवेट कमरे के अंदर था। आदमी अपने बॉस की आवाज़ सुन कहता है, बॉस, मैं काली हूँ, आपने जो काम दिया था
उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। बाहर से अपने ही आदमी की आवाज़ सुन वो लड़का अपने पास बैठे लड़की को दरवाज़ा खोलने का इशारा कर देता है। वही वो पहली वाली लड़की भी उस इशारे को समझ वैसे ही ब्रा में दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वही पहली वाली लड़की तो अब डर से पसीने से बाहर चुकी थी, जिसे देख वो लड़का उसको अपने पास बिठाकर फोर्सफुली उसके दोनों केक्स के साथ खेलने लगता है, जिसे देख वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस काम में नाकामयाब हो जाती है। वही जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने वाले आदमी की नज़र उसके दोनों उभारों पर जाती है जो अब ब्रा से बाहर आने की राह देख रहे थे, जिसे देख उस काली के मुंह में पानी आ जाता है। जे को पहली वाली लड़की काफ़ी अच्छे से समझ जाती है। पहली वाली लड़की दरवाज़ा खोल काली को अंदर आने का इशारा कर देती है। काली भी चुपचाप उस लड़की के पीछे नादर आकर अपने बॉस के सामने खड़े हो कहता है, बॉस आज अच्छा मौका मिला है, आज उसके पास कोई भी नहीं रहेगा, जिस वजह से हमारा आदमी उसे जान से मार सकता है। वही लेडी बॉस अभी भी बेहोश है। इतना कहने के साथ काली चुप हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र अंदर आते वक्त से उस लड़की के ऊपर ही टिकी हुई थी जो कि अभी सिर्फ ब्रा में है। अपने आदमी की बात सुन उस लड़के के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। फिर अपने आदमी की तरफ देखता है जो कि उसके पहली वाली माशूका पर ही अपनी नज़र टिकाए रखा था, जिसे देख वो हंसते हुए कहता है, काली अगर आज तुम्हारे आदमी ने उस लड़के को मार दिया तो ये लड़की आज तुम्हारी। अपनी बॉस की बात सुन काली खुश होकर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, अब तो काम पक्का समझो, मैं अभी आता हूँ उस लड़की की मौत की खबर लेकर। इतना कहकर काली वह से जाने लगता है। काली अभी कुछ ही कदम चला होगा कि उसका बॉस यानी वो लड़का कहता है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यही रहकर अपने आदमी को कॉल लगाओ और उसको तुम्हारा फ़ोन स्पीकर पर डाल दो, मुझे उसको मरते वक्त की सारी आवाज़ें सुननी है। इतना कहकर वो लड़का काली को अपने ही पास वाली सोफे पर बैठने का इशारा कर देता है। बॉस की बात सुन काली जो आगे बढ़ा था पीछे आ वही सोफे पर बैठ अपने आदमी को फ़ोन लगकर उसको सारा मामला समझा देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल काशी में रात के 11 बजे राघव के वार्ड में राघव अभी आराम से मदीने लेकर सो रहा था। वही राघव अब होश में आ गया है, जिस वजह से अर्जुन ने जिया, समीर जी, सुधा जी को अपने अपने घर आराम करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने सबको दूसरे दिन ही राघव को मिलने की परमिशन दी थी। वही अर्जुन और वीर ही सिर्फ राघव के साथ ही उसी हॉस्पिटल में उनके प्राइवेट कमरे में रुके थे, जो कि उसी वीआईपी फ्लोर के ऊपर था। वही लावण्या के वार्ड रूम में किरण थी, जो कि शाम को ही कपूर विला से तीनों के लिए कुछ खाने को लेकर आई थी, जिस वजह से खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम्स में सोने के लिए गए थे। वही राघव के फ्लोर पर अब कोई भी नहीं था, जिसे देख एक नक्फपोश आदमी उसी अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए राघव के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। फिर अपने कमर के पीछे से बंदूक निकलकर राघव के रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अपने सामने कंबल लेकर सोए हुए राघव के ऊपर निशाना लगाकर कहता है, आज मेरा 31वां। इतना कह एक शैतानी हंसी के साथ वो राघव के बेड की तरफ ही घूरने लगता है। ऐसे घूरने के बाद अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहता है, काली दादा ये लगा 6। इतना कह राघव के वार्ड में एक आवाज़ हो जाती है, धड़ाम। उसी के साथ वहाँ बंदूक से निकली गोली की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुन दूसरी तरफ होटल रेड प्लाजा में बैठे दोनों काली और उसका बॉस हंसाने लगते हैं। वही गोली की आवाज़ सुन और दोनों आदमियों को ऐसे हंसते देख वहाँ बैठे हुए दोनों लड़कियां ऊपर के नीचे तक सहम जाती है। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद वो नौजवान लड़का काली से कहता है, आज तुम भी मेरे साथ इसी रूम में फ़न करना, आज हम दोनों मिलकर इन दोनों नशीले प्यालों को जी भर कर पेंगे। इतना कह वो लड़का पहली वाली लड़की को काली के पास जाने के इशारा कर देता है। वही पहली वाली लड़की चुपचाप काली के पास चली जाती है। जिए देख काली एक झटके के साथ उसे पाने पास खींचकर उसको किस करते हुए उसके ऊपर के कपड़े निकालने लगता है, जिसमें अब वो लड़की भी उसका साथ दे रही थी। वही कुछ ही देर में दोनों लड़की और काली पूरे नग्न हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ वो लड़का उस नई लड़की को अपने पास खींच उसको भी पूरे तरीके से नग्न करके उसको अपने मांडी के ऊपर बिठा बुरे तरीके से उसके होठों को किस कम काटने ज़्यादा लगता है। वही वो लड़की अब इतना डर गई थी कि डर के मारे अपने मुंह से दर्द के बाद भी आवाज़ से नहीं निकल रही थी। उसके बाद दोनों ही काली और वो लड़का अपने अपने पार्टनर के अंदर समा जाते हैं, जिसे वजह से उस रूम में सिर्फ चीखे और सिसकियां सुनाई दे रहे थे। 43 डेड बॉडी के पास जिया, अर्जुन और वीर लावण्या ने देख एक बुरा सपना। अब आगे रात के 12 बजे हॉस्पिटल काशी में लावण्या के रूम में लावण्या जो कि कम से कम 24 घंटों से बेहोश थी, एक जोर की चीख के साथ अपनी बेहोशी के हालत से उठ जाती है। राघव लावण्या जैसे ही बेहोशी से बाहर आकर अपने आजू बाजू में देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो अभी हॉस्पिटल में एक रूम में है। लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई, लेकिन अभी उसके लिए इस बात का सोचने का कोई इरादा नहीं था।
लावण्या अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर कहती है, राघव, मेरे राघव को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे उसे बचने जाना होगा, हाँ मुझे जाना होगा। इतना कहने के साथ लावण्या बेड से उतरकर राघव के वार्ड की तरफ जाने लगती है। लावण्या, जिसने 2 दिनों से कुछ खाया या पिया नहीं था, जिस वजह से जैसे ही बेड से नीचे उतरती है, लावण्या अपने घुटन पर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी हालत अभी काफ़ी कमज़ोर थी। लावण्या एक दर्द भरी चीख के साथ नीचे गिरी थी। आह! लावण्या जैसे कैसे कर खुद को संभालते हुए बेड के सहारे खड़ी हो जाती है। फिर खुद को राघव के लिए मजबूत कर अपने कदम पहले पहले धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद लावण्या तेज कदमों के साथ अपने रूम से निकल चली जाती है, राघव के रूम की तरफ। लावण्या जैसे ही राघव के रूम का दरवाजा ओपन कर अंदर जाती है, तो उसकी आंखें फैलकर राघव को पूरे रूम में ढूंढने लगती है। लावण्या की सांसें बढ़ाते वक्त के साथ और फूली जा रही थी, उसी के साथ उसकी धड़कन भी तेज हो रही थी। लावण्या अब पागलों की तरह राघव को उस कमरे में हर जगह ढूंढने लगी थी। लावण्या उस रूम के एक एक कोने से लेकर बाथरूम से लेकर बालकनी तक राघव को सब जगह देखने लगी, लेकिन उसको राघव उस वार्ड रूम नहीं मिला, जिस वजह से लावण्या ने जो आंसू रुक कर रखे थे, वो भी अब किसी बारिश की बूंद की तरह नीचे नीचे गिरने लगे। लावण्या जल्दी से राघव के रूम के बाहर आ, उस वीआईपी फ्लोर के हर एक रूम में जा राघव को ढूंढने लगी। वीआईपी फ्लोर होने की वजह से वह ज़्यादा रूम्स नहीं थे, जिस वजह से कुछ ही मिनट्स में लावण्या ने सारे रूम्स देख लिए थे, लेकिन उसको राघव कहीं भी नहीं मिला, जिस वजह से लावण्या अपने भीगी हुए आंखों से साथ अपने धड़कन को शांत करवाते हुए उस फ्लोर के एंट्रेंस पर जाकर बैठ जाती है। राघव, कहाँ चले गए तुम? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम कैसे हो ये भी मुझे पता नहीं, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो? इतना खा लावण्या रोने लगी थी। लावण्या फिर अपने मन को ही समझते हुए ना मैं कहती है, नहीं नहीं, मेरे राघव को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी ठीक है, मेरी राह देख रहा होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर लावण्या अपनी जगह से खड़ी होने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने सामने एंट्रेंस के गिलास के डोर पर जाती है, जहाँ कुछ खून की बूंदें लगी थी। लावण्या उस डोर के पास जा उस बूंद को पानी उंगलियों से टच करती है। वो पड़ी हुए खून की बूंदें अभी तक सूखी नहीं थी, जिस वजह से लावण्या की उंगली टच होते ही उसके उंगली पर लाल रंग लग जाता है, जिसे महसूस कर लावण्या का डर अब बढ़ जाता है। लावण्या अभी खड़ी सहमी सी वही खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, नहीं, ये राघव का खून नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लावण्या का डर अब काफ़ी बाद गया था, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही अपने सपने में देखा था कि कोई अनजान आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर राघव के माथे पर गन तान कर खड़ा था, जहां राघव अभी गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा था। वो आदमी किसी को फ़ोन करके 3, 2, 1 की उल्टी गिनती गिनते हुए जैसे ही एक बोलता है, अपने बंदूक से गोली मार देता है राघव को, धड़मम। इसी सपने की वजह से लावण्या चीख कर बेहोशी के बाहर आई थी। लावण्या जो अभी अपने उंगली पर लगे खून को देख रही थी, फिर कभी सामने वाले डोर पर लगे खून को, फिर खुद को मजबूत कर लावण्या कहती है, मेरा राघव ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर अपने समाने लगे खून की तरफ देख कहती है, अब मुझे यही खून की छींटें राघव के पास लेकर जाएगी। इतना कह लावण्या उस डोर को ओपन कर खून के छींटों को देखने लगती है, जो उसी फ्लोर के आखिर तक जा रही थी। लावण्या भी उसका पीछा करते करते एक दरवाजे तक आकर रुकती है। लावण्या अपने दिल पर पत्थर रख उस दरवाजे को ओपन कर देती है, तो देखती है वह एक लिफ्ट थी, जिस पर लिखा था जस्ट फॉर वीआईपी स्टाफ, जिसे देख लावण्या डरकर लिफ्ट के बटन को दबाती है। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट, जो कि अभी निचले फ्लोर पर थी, वो लावण्या के सामने आकर खुल जाती है। लावण्या लिफ्ट का दरवाजा खुलता देख जल्दी से अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे ही लावण्या अंदर आई थी, वो जोर से चीखते हुए अपने दोनों आंखों पर हाथ रख उसे बंद कर देती है। शीट! लावण्या इस वक्त काफ़ी डर चुकी थी और खुद को ही दिलासा दे रही थी कि राघव अभी ठीक है। लावण्या उस लिफ्ट के अंदर का मंजर देख डर गई थी, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर बेस से लेकर लिफ्ट के दीवारों पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। लावण्या जैसे तैसे खुद को शांत कर अपने आंखों से ऊपर से हाथ हटा लेती है, लेकिन जैसे ही लावण्या हाथ हटाती है, उसको तुरंत उल्टी आ जाती है। उसके मुंह से कुछ निकलता तो नहीं, लेकिन काफ़ी देर तक वो उल्टी करती है। कुछ देर बाद लावण्या नॉर्मल हो जाती है, लेकिन राघव के केयर के चलते उसकी धड़कन अभी भी काफ़ी तेज चल रही थी। लावण्या अपनी नम आंखों को पूछ लिफ्ट के स्विच की तरफ देखती है, जहां लिफ्ट के दरवाजे के दोनों तरफ स्विच थे। एक तरफ ग्राउंड फ्लोर से लेकर 8 फ्लोर तक बटन थे, तो दूसरी तरफ -1 से लेकर -3 तक फ्लोर के बटन थे, जिसे देख लावण्या कंफ्यूज हो जाती है। लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कौन सा बटन दबाए, लेकिन तभी लावण्या की नज़र -1 के बटन पर जाती है, जहां खून के सने उंगलियों के निशान थे, जिसे साफ समझ आ रहा था कि किसी ने वो बटन दबाया है। लावण्या कुछ सोच उसी बटन को दबा देती है,
जिस वजह से एक आवाज़ के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। कुछ ही सेकंड में लावण्या -1 फ्लोर पर आकर रुकती है। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के साथ खुल जाता है, जिसे देख लावण्या अपने सीने पर हाथ रख दरवाजे से बाहर आकर बाहर के फ्लोर पर देखने लगाती है। लेकिन वह अभी काफ़ी अंदर था, जिस वजह से लावण्या को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अंदर के साथ वह शांति भी काफ़ी थी, जिस वजह से सुई पड़ने की आवाज़ तक वह गूंज सकती थी। इस वक्त उस अंदर फ्लोर में सिर्फ लावण्या की सांसों की आवाज़ ही आ रही थी। लावण्या पहले कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर मन ही मन कहती है, राघव मेरी जान में अब आ रही हूँ। इतना कह लावण्या उस अंदर फ्लोर में समाने की दिशा में चलने लगती है। लावण्या दीवारों का सहारा लेते हुए आगे जा रही थी। एक पॉइंट पर लावण्या के आगे भी एक दीवार आ जाती है, जिसे देख लावण्या मन ही मन कहती है, रास्ता तो यही खत्म हुआ। इसी सोचे के साथ लावण्या उसी दीवारों को हाथ लगते हुए आसपास चक्कर लगाने लगती है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि वह एक बंद दरवाज़ा है, जिसका एहसास होते ही लावण्या एक उम्मीद के साथ दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लावण्या को उस फ्लोर पर दूर एक दरवाजे से आता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। उसी के साथ किसी की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। लावण्या उस रोने की आवाज़ को सुन कुछ ना सोचते हुए उस दिशा में जाने लगती है। लावण्या वह जाकर जैसे ही उस प्रकाश के पॉइंट पर दरवाजे के अंदर चली जाती है। लेकिन लावण्या जैसे ही नादर आती है, अपने सामने का नज़ारा देख उसके पैर अपनी जगह बंध जाते हैं और उसकी आंखें होने सामने का नज़ारा देख सहम गई थी। क्योंकि लावण्या के सामने जिया, जो कि राघव की कलीग थी, उसके बॉस यानी अर्जुन के गले लग रो रही थी। उसी के साथ कह रही थी, राघव भाई के साथ ही ऐसा क्यों होना था? आखिर वही क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? वही लावण्या जिया को ऐसे रोते देख रही थी, उसी के साथ उसकी बातों को सुन रही थी, जिस वजह से लावण्या के दिल में दर्द होना चालू हो जाता है। ना चाहते हुए भी लावण्या को अब अपना सपना सच होता हुआ नजर आ रहा था। तभी लावण्या की नज़र जिया के पीछे खड़े वीर पर जाती है, जहां एक नर्स एक डेड बॉडी के पास खड़ी थी, जिसके हाथों में खून लगा था। वही वो डेड बॉडी को चादर से ढक कर रखा हुआ था, जहां वो चादर खून से स्नगी हुई थी, और वीर उसे ही देखे जा रहा था बिना किसी भाव के, जिसे देख लावण्या के बॉडी में जो ताकत थी वो भी अब अपना साथ छोड़ देती है, जिस वजह से एक आवाज़ के साथ लावण्या वही किसी मूर्त व्यक्ति की तरह नीचे जमीन पर गिर जाती है, धड़ाम, जिस वजह से वह खड़े सारे लोगों को नज़र लावण्या के ऊपर जाती है। लावण्या को इस जगह देख पहले तो सब चौंक जाते हैं, लेकिन वीर लावण्या को देख जल्दी से उसके पास जा नीचे बैठ लावण्या के सर को अपनी गोद में कहता है, लावण्या लावण्या होश में आओ जान, तुम्हें क्या हुआ है? लावण्या को होश में ना आते देख वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन तभी किसी का हाथ लावण्या को दोनों हाथों में उठा वहां से ले जाने लगता है, जिसे देख वीर अपना सर ऊपर करके उस नस की तरफ देखता है जो लावण्या को ले जा रही थी, जिसे देख वीर भी उसके पीछे जाते हुए कहता है, मेरी बहन को कहाँ लेकर जा रही हो तुम? वही वो नस वीर के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी बहन अभी सदमे की वजह से बेहोश हो गई है शायद, जिस वजह से मैं ऐसे ऊपर VIP फ्लोर पर लेकर जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए। उस नर्स की बात सुन वीर जल्दी से भागकर उसके आगे जा लिफ्ट के बटन को दबा उसे खोल देता है, जिसे देख वो नर्स वीर के साथ लावण्या को लेकर लिफ्ट के नादर चली जाती है। वही जिया और अर्जुन जो कि उनके पीछे थे वो भी उस लिफ्ट में आ जाती है। वही दूसरी ओर होटल रेड प्लाजा में उसी प्राइवेट रूम में रात के 3 बजे वो नौजवान लड़का अभी भी उसने मासूम लड़की पर हावी था। लगभग 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन ना ही वो लड़का रुका था और न ही उस मासूम लड़की को कुछ देर तक सांस लेने का मौका दिया था। इसी समय उस लड़की की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी। वो लड़की अभी काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें आपो-आप बंद हो रही थी। लेकिन वो लड़का जो कि अभी उस लड़की को ज़मीन पर लिटाकर उसके अंदर समाया हुआ था, उसी के साथ जाहताके पर झटके दे रहा था, जिस वजह ना चाहते हुए भी वो लड़की सिसकियां भरते हुए रो रही थी, क्योंकि उसे असहाय दर्द हो रहा था। आज रात उसे बार बार अलग अलग पोजीशन में बिठाकर उसके अंदर वो लड़का किसी जानवर की तरह समा रहा था। वही उस पहली वाली लड़की की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि काली भी अपने बॉस की तरह ही एक जानवर था। उसने भी उस पहली वाली लड़की की हालत काफ़ी बुरी की थी। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद काली खुद खत्म होकर लड़की के पास ही लेट जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की एक गहरी सांस लेकर अपने साथी लड़की की तरफ देखने लगती है, जहां अब वही वो नौजवान लड़का भी खत्म होने आया था। कुछ देर ऐसे ही झटके देने के साथ वो नौजवान लड़का उस लड़की से दूर हो जाता है खत्म होने के बाद। फिर उसको किस करते हुए वही उसके ऊपर सो जाता है। जब उस लड़की एक इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके साथ इतनी ज्यादती करने वाला अब थक कर सो गया है, उसे अपने ऊपर से हटाकर दर्द से बिलखते हुए अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ जाती है।
इस वक्त उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि आज उसने ये सब पहली बार किया था। इस वक्त वो खुद के बॉडी को देख रो रही थी। वही उस पहली वाली लड़की को अब उस लड़की के ऊपर तरस आ रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो लड़की अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लेती है। फिर अपनी आंखें खोलकर अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने पास से एक दो गोली निकाल उस लड़की के पास जा उसके सर पर एक किस करके कहती है, छोटी, मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन हम जैसे गरीब मजबूर लड़कियों के पास अपने इज्जत को बिकने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अब शांत हो जा और इस गोली को खा। उस लड़की की बात सुन वो नई लड़की अपना सर ऊपर कर रोने के साथ उस लड़की को गले लग कर कहती है, प्रिय दीदी, अगर पिताजी के ऑपरेशन का सवाल नहीं होता तो मैं इसके आगे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जिसे समझ वो पहली लड़की जिसका नाम प्रिया था, जो कि उसी नई लड़की के पास रहती थी, उसे कहती है, मुझे मालूम है सिया, चाचू के लिए तुम ये सब कर रही हो, लेकिन चिंता मत कर, यह क्रिश ओबरॉय है। क्रिश ओबरॉय, इसके पास बहुत पैसा है और तुमने आज उसे बहुत खुश किया है, जिस वजह से वो तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे देगा, जिससे हम चाचू का ऑपरेशन कर सकते हैं। अपनी प्रिय दी की बात सुन उस लड़की के चेहरे पर दर्द भरी एक स्माइल आ जाती है। फिर आगे कहती है, सच्ची दी। प्रिय उसकी बात सुन हाँ में सर हिलाकर उसके माथे पर प्यार से हाथ रख कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब इस गोली को खा ले जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। जिसे सुन वो लड़की यानी सिया प्रिया दी के हाथ से गोली लेकर खा लेती है। फिर वहीं पड़ी एक बोतल से पानी पी लेती है। जिसे देख प्रिया उसके पास कहती है, चल अब हम दोनों अब सोते हैं, सुबह जैसे ही ये दोनों जानवरों को नींद से बाहर आ जाएंगे तब हम इनसे पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुन सिया खुश होकर सोने लगती है, लेकिन उसे कमर के नीचे काफ़ी दर्द हो रहा था जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। सिया के उस दर्द का एहसास प्रिया को हो चुका था। वही सिया को ऐसे ही बिना कपड़ों के नीचे ज़मीन पर सोता देख जिस वजह से प्रिया सिया के पास जाकर उसे कहती है, सिया पहले कुछ कपड़े पहन फिर मेरे समाने पेट पर लेट जाओ, मैं कुछ देर तक तुम्हारे कमर की मालिश कर देती हूँ जिससे तुम्हें दर्द से राहत मिल जाएगी। प्रिया की बात सुन सिया कपड़े पहनकर प्रिया के पास आ पेट के बल सो जाती है। जिसे देख प्रिया कपड़े पहनकर सिया के कमर की मालिश करने लगती है। वही सिया जो अभी डर रही थी ऐसे कमर को संभालने की वजह से उसको कुछ राहत मिलती है, जिस वजह सिया कुछ ही देर में सो जाती है। अभी सिया सो गई है जिसका एहसास प्रिया को हो चुका था, जिस वजह से प्रिया भी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ सिया को किसी छोटी बच्ची की तरह सोता देख सो जाती है। सुबह के 9 बजे उसी प्राइवेट रूम में उस नौजवान लड़के को यानी क्रिश को होश आ जाता है। हाँ, यह वही क्रिश है जो लावण्या का दोस्त है, जिसकी सगाई लावण्या के साथ होने वाली थी, जिसने अपने आदमी काली को कहकर राघव को मारने का प्लान बनाया था, जिसमें उनके मुताबिक वो दोनों सक्सेस भी हो गए थे। क्रिश जैसे ही नींद से बाहर आ जाता है, उसकी नज़र पहले अपने चरों तरफ जाती है, जहां उसके साथ 2 लड़कियां और उसका साथी काली बिना कपड़ों के थे। जिसे देख क्रिश रात की बातें याद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से क्रिश अपने आदमी काली के पास जा उसको लात मार कर उठाते हुए कहता है, काली काली साले उठ जा, मैंने तुमको एक काम दिया उसका क्या हुआ। वही काली जो कि पाने लाइफ की एक मज़ेदार रात को एंजॉय कर आराम से सो रहा था, किसी खुद को लात मारने के साथ उठाते देख अपनी मुंह से गाली निकलते हुए आंखें खोल सामने देखता है। अपने सामने अपने बॉस को देख काली के मुंह से निकलने वाली गाली जैसे ही बाहर आई थी वैसे ही अंदर चली जाती है। अपने बॉस को लात मारता देख और उसकी बात सुन काली जल्दी से अपनी जगह खड़े हो जाता है। काली को ऐसे शांत खड़े देख क्रिश गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है काली, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम ऐसे बिना कपड़ों के क्या आकर रहे हो, और तुमने वो काम किया या नहीं। काली अपने सर को खुजाकर आसपास का नज़ारा देखता है, जिसे देख उसको समझ आ जाता है कि कल क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे आ गया। पाट को हाथों से छुपाकर कहता है, बॉस आपका काम रात को हो गया है, हम दोनों ने यही एक दूसरे के सामने ही तो फ़ोन पर अपने आदमी को राघव को मारते हुए सुना था, और उसके बाद आपने मुझ पर खुश होकर इस लड़की के साथ मजे करने का मौका दिया था। फिर काली जल्दी से अपने प्राइवेट काली की बात सुन क्रिश को अब सब याद आने लगता है, जिसे याद आते ही क्रिश काली को देख खुश होते हुए कहता है, हाँ काली तुमने सही कहा, अब मुझे मेरे लावण्या के पास जाना होगा, जल्दी से जल्दी। इतना कह क्रिश अपने कपड़े ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र उन दोनों लड़कियों पर जाती है जो इस वक्त एक दूसरे के पास सो रही थी। दोनों लड़कियों को कम कपड़ों के सोता देख क्रिश की आंखें दोनों की खूबसूरती पर चीख जाती है। वही काली की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, जिस वजह से काली और क्रिश दोनों के अंदर की हवस फिर एक बार जग जाती है। क्रिश काली को इशारा कर दोनों अपने अपने पार्टनर के पास चले जाते हैं। काली भी अपने बॉस का इशारा समझ अपनी पार्टनर प्रिया के पास जाता है। फिर क्रिश दोनों लड़कियों को सोता देख कहता है, मेरी लावण्या तो अब कहीं भागकर नहीं जाने वाली,
जिसलिए पहले इन दोनों को हम खुश करते हैं और खुद को भी। इतना कह कृष सिया को कुछ ना कहते पीछे से कमर पकड़ एक झटके के साथ उसको मन मुताबिक बेस्ट स्टाइल में बिठाकर कमर को पकड़ पीछे से सिया के अंदर एंटर हो जाता है। वही काली भी अपने बॉस को साथ देते हुए प्रिया के साथ भी सेम पोजीशन में एंटर हो जाता है। वही प्रिया और सिया जो अभी गहरी नींद में थे, अपने साथ हुए इस अनचाहे हादसे की वजह से दोनों की दर्द भरी चीख निकल जाती है। जैसे ही सिया को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके साथ फिर रात वाली हरकत हो रही है, वो पाने पीछे वाले लड़के को हाथ से रोकते हुए कहती है, सर अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। अपने कमर के नीचे की तरफ इशारा कर कृष से कहती है। वही कृष जो कि मजे लेकर सिया के अंदर बाहर कर रहा था, इस तरह बीच में रोकते देख कृष सिया की तरफ किसी खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जिसे देख सिया डर जाती है। लेकिन आज कृष के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि उसके सबसे बड़ा कांटा जो उसने हटा दिया था, जिस वजह से वो गुस्से को शांत कर एक डेविल स्माइल के साथ सिया की तरफ छुपकर उसके बालों को पकड़ खुद की तरफ को खींचते हुए कहता है, बेबी अगर मुझे खुश नहीं करोगी तो तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मर्जी तुम्हारी, अपने मन से मुझे खुश करो या मैं ज़बरदस्ती करूँ। कृष की बॉस सुन और अपने अपने सर पर प्रेशर महसूस कर सिया सिसकियां भरते हुए मन मारकर कहती है, हाँ जरूर, मैं आपको खुश करूंगी, लेकिन मुझे 20 लाख की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो? कृष सिया की बात सुन खुश होते हुए उसके उभारों को और भी जोर से दबाते हुए उसके अंदर समाकर कहता है, बेबी तुम्हारे जैसों के लिए 20 लाख बहुत है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, जिस वजह से अगर तुम 1 करोड़ भी मांगती तो मैं दे देता। इतना कह कृष सिया को जोर जोर से झटके देने लगता है, जिस वजह से सिया की सिसकियों की आवाज़ उस रूम में गूंजने लगती है। वही काली भी अपने बॉस को साथ देते हुए प्रिया के ऊपर टूट पड़ा था। करीब 2 घंटे बाद दोनों सिया और प्रिया लगभग 50 लाख का चेक लेकर वह से निकल जाती है, पहनकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चैप्टर 44 अर्जुन और विशाखा के बीच घमासान फाइट। अब आगे हॉस्पिटल काशी में लावण्या जब बेहोश हो गई थी, तब डॉक्टर सब ठीक है, सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, इतना बोल बाकी सभी को आराम करने के लिए कहा था, जिस वजह से सब लावण्या ने वार्ड रूम से बाहर आ गए थे। वार्ड रूम के बाहर जिया और अर्जुन दोनों अपने सामने खड़े नस को घूरे जा रहे थे। वही उनके सामने खड़ी हुए नस भी उन दोनों को घूरे जा रही थी, लेकिन वीर जो तीनों को देख जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तीनों एक दूसरे को क्यों घूरे जा रहे हैं। आखिरकार थक हार कर वीर ही बढ़ावा लेते हुए कहता है, थैंक यू नस विशाखा जी, आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए। जिसे सुन विशाखा कहती है, नहीं मिस्टर कपूर, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। अपनी बात खत्म करने के बाद वीर जिया और अर्जुन की तरफ देखता है, जो अभी भी विशाखा को ही घूरे जा रहे थे। विशाखा की बात सुन वीर जिया और अर्जुन की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे कहता है, क्या आप तीनों एक दूसरे को जानते हो? जिया हाँ मैं सर हिलाकर कहती है, हाँ शायद मैं इसे जानती हूँ। उसके अलग अर्जुन कहता है, नहीं मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे शक है कि यह जो दिखा रही है वो है नहीं। दोनों जिया और अर्जुन ने एक साथ ही जवाब दिया था, जिसे सुन वीर कंफ्यूज्ड हो जाता है और जिया और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिया की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम इसे जानती हो, लेकिन कैसे? जिस पर जिया कुछ कहती तभी लावण्या की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन वीर और बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। वीर लावण्या के पास जा उसके सर को सहलाते हुए कहता है, लावण्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लावण्या जो बेहोशी से बाहर आ गई थी, उसे जैसे ही बेसमेंट में डेड बॉडी पर डाली हुए खून से रंगी हुए चादर और उसके पास खड़े वीर अर्जुन और जिया जो रो रही थी राघव का नाम लेते हुए, ये सब याद आते ही लावण्या पागलों की तरह रोने लगी थी। राघव क्यों छोड़ के चले गए तुम? क्यों राघव क्यों? मुझे तुमसे माफ़ी भी मांगनी थी। लावण्या इसी तरह की बातें करते हुए रो रही थी। तभी उसको पाने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है, उसी के साथ एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन लावण्या उस हाथ को पकड़ जो उसके सर पर था और अपने समाने खड़े वीर को देख कहती है, भाई देखो ना, राघव हमें छोड़ के चला गया। मैंने जो सपना देखा था वो सच हो गया। राघव हमें छोड़कर चला गया, मार डाला उस नक्सपोश आदमी ने मेरे राघव को। इतना कह लावण्या वीर के गले लग रोने लगी थी। वही लावण्या की आखिरी लाइन सुन वहाँ खड़े सब लोगों को एक झटका लगा था, क्योंकि राघव को मारने के लिए एक नक्सपोश आदमी आया था। ये सिर्फ वह खड़े वीर, जिया, अर्जुन और विशाखा को ही मालूम था। वीर लावण्या को चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जा बहाना, तुम्हारा राघव बिल्कुल ठीक है, वो अभी ऊपर वाले फ्लोर पर आराम कर रहा है। वीर की बात सुन लावण्या उसके दूर हो कहती है, भाई आप क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? मैंने खुद देखा था, उस आदमी ने मेरे राघव के ऊपर गोली चला दी है, और आप सब भी राघव के ऊपर चादर डालकर रो रहे थे ना। मैंने सब देखा है, फिर भी आप क्यों झूठ कह रहे हो? लावण्या इस बात को सुन इस बात एक और झटका सबको लगा।
सब एक दूसरे की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो लावण्या को ये सब किसने बताया कि और वो कौन सी चादर राघव के ऊपर डालकर रोने की बात कर रही हो। सबको अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वही वीर लावण्या को समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वो बोल रही है वो सब झूठ है, लेकिन लावण्या मानने को तैयार नहीं थी। वही लावण्या जिया की तरफ देख कहती है, तुम राघव की दोस्त हो ना? फिर बताओ ना मेरे भाई को, अब राघव हम सबके बीच नहीं रहा। लावण्या इतना कह फुट फुट कर रोने लगी थी। वही जिया लावण्या की बात सुन कहती है, वीर सच कहा रहा है मिस लावण्या, राघव अभी ठीक है और वो ऊपर सो रहा है। चाहिए तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। लावण्या जो अभी रो रही थी, जिया की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो जिया के पास जा उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, तुम सच कह रही हो ना? मेरा राघव अभी ठीक है, बोलो ना, मेरा राघव ठीक है ना? नहीं नहीं तुम कुछ मत बोलो, मेरे साथ जल्दी से चलो, मुझे मेरे राघव के पास जाना है। इतना कह लावण्या जिया को पकड़कर वार्ड के रूम से बाहर जाने लगती है। वही जिया भी लावण्या की हालत देख उसके पीछे जाने लगी थी, जिनके पीछे बाकी के लोग यानी वीर, अर्जुन और विशाखा भी जा रही थी। जिया ने राघव को भाई ना कहते हुए राघव और लावण्या को मिस लावण्या इसलिए कहा था कि अभी भी उसका और राघव का रिलेशन समीर जी के अलावा और किसी को भी पता नहीं है। वही इस वक्त जिया लावण्या के आगे जा लावण्या को राघव के रूम की तरफ ले जाने लगती है। लावण्या जैसे ही एक रूम के पास आती है, जिया लावण्या को उस रूम के तरफ इशारा कर रुक जाती है, जिसे देख लावण्या बेसब्री से कहती है, जिया रुकी क्यों हो? ले चलो न मुझे राघव के पास। क्या राघव इसी रूम में है? वही जिया अभी एक रूम के दरवाजे के पास आकर रुकी थी। लावण्या की बात सुन कहती है, राघव अभी इसी रूम में है, आप अंदर जाकर देख सकते हो, लेकिन कुछ भी आवाज मत करना जिससे राघव की नींद डिस्टर्ब हो जाए। जिया की बात सुन लावण्या खुद को शांत कर अंदर जाती है, जहां उसकी नज़र अपने समाने एक बेड पर लेटे हुए राघव के ऊपर जाती है, जिसे देख लावण्या के दिल को एक ठंडक महसूस होती है। लावण्या अपने दिल पर हाथ रख खूह को रोने से रोकते हुए राघव के पास जा उसको अच्छे से देखने लगी थी। वही एक सोफे पर किरण अभी आराम से सो रही थी, जिसे राघव का ध्यान रखने के लिए ही राघव के वार्ड में भेजा था। किरण जो कि दरवाजे के खोलने के आवाज से जाग गई थी, हड़बड़ाते हुए उठते हुए दरवाजे की तरफ अपने हाथ में पिल्लो लेकर मारने की पोज देकर देखने लगती है, जैसे कि अंदर आने वाला अगर कोई अनजान हो जिससे राघव को खतरा हो को उसे इसी पिल्लो से मारेगी। लेकिन जैसे ही किरण को दरवाजे से अंदर लावण्या और जिया को आते हुए देखती है, अपने माथे पर पसीने को पूछते हुए लावण्या की तरफ देखती है, जो कि अभी राघव के पास ही जा रही थी, जिसे देख किरण अपने हाथ में लिया हुआ पिल्लो एक साइड रख जिया के साथ बाहर आ जाती है। किरण जैसे ही बाहर आती है, जिया उससे लावण्या की सब बातें बता देती है और आगे कहती है, गलती से भी लावण्या या किसी के सामने भी राघव के ऊपर हुए हमले की बात को उजागर नहीं करना है। किरण जिया की बात सुन उसे आश्वासन देते हुए कहती है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आज की बात को किसी के सामने भी उजागर नहीं करूंगी जब तक तुम ना कहो। जिया भी ठीक है कहकर वही उसी फ्लो पर रखे फिल्टर के पास पानी पीने जाती है किरण के साथ। वही राघव के वार्ड रूम में लावण्या को जब 100% गारंटी हो जाती है कि राघव अब ठीक है, लावण्या राघव चेहरे के पास आ उसके माथे पर हल्का सा किस कर कहती है, राघव आज पहली बार मुझे बहुत डर लगा था, जैसे लग रहा था तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो, लेकिन अब मेरे मन को तसल्ली हो गई है तुम ठीक देखकर। ऐसी तरह के और बातें करते हुए लावण्या वही राघव के पास लेट सो जाती है। वही जिया भी लावण्या को इतनी देर राघव के साथ अंदर ही देखने जाती है कि अब दोनों कैसे हैं। लेकिन जैसे ही जिया अंदर आ जाती है, लावण्या और राघव को अच्छे से सोते देख जिया अपने चेहरे पर एक खुशी लेकर किरण के पास आ नीचे अर्जुन और वीर के पास चली जाती है। नीचे फ्लोर पर वार्ड रूम के अंदर वीर एक कुर्सी पर बैठ अपने सामने का नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था, क्योंकि जैसे ही जिया लावण्या को लेकर गई थी, वीर जो उन दोनों के पीछे ही जाने वाला था उसको अर्जुन ने रोक लिया था और कहा था, अभी लावण्या और राघव को अकेला छोड़ दो, उन दोनों के लिए वही अच्छा है। जिसे सुन वीर भी वह रुक अपने मन को शांत कर उसी रूम में एक कुर्सी पर जा बैठता है। वही उसके समाने अर्जुन विशाखा को फिर से घूरने के साथ कुछ सवाल कर रहा था, जैसे कि सच बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, वगैरह वगैरह। वही अर्जुन की बात सुन विशाखा चेहरे पर कोई भाव ना लेट हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है मिस्टर अर्जुन मेहता। विशाखा की बात सुन अर्जुन गस से कहता है, अगर तुमने आज मेरे भाई जैसे बॉस की जान नहीं बचाई होती तो मैं तुम्हें उसी चैम्बर में ले जाकर इतना टॉर्चर करता कि तुम खुद ब खुद सब सच सच उगाल देती। अर्जुन की बात सुन वीर को भी अब विशाखा पर कुछ कुछ शक होने लगा था। वही विशाखा अभी भी शांत भाव के साथ एक तिरछी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, इतना भी बुरा जोके नहीं था, लेकिन जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है मुझे पकड़कर टॉर्चर करना।
विशाखा के इस बात पर अर्जुन अपने दोनों बाहों को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहता है, देखते हैं। अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार होते हुए देख वीर अपनी जगह से उठ दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। जो वीर कुछ देर पहले अपनी बहन को लेकर स्ट्रेस में था, इस वक्त वही वीर अर्जुन और विशाखा के फाइट को लेकर खुश होते हुए जा रहा था। वही विशाखा अर्जुन को पाने ऊपर हमला करने के लिए रेडी देख एक डेविल स्माइल करने लगती है, जिसे देख अर्जुन और भी चिढ़ जाता है। अब विशाखा भी अपने सर के ऊपर की नस की टोपी को अच्छे से सेट कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देख अर्जुन उन दोनों के बीच में जो चेयर थी उसे उठाकर विशाखा की तरफ फेंक उसके तरफ भागकर जाने लगता है। वही विशाखा जो अभी फाइटिंग पोजीशन में आई थी, अर्जुन को अपने ऊपर चेयर से हमला करता देख उस चेयर के आगे कमर से झुक जाती है, जिस वजह से चेयर विशाखा के पीछे चली जाती है। इस तरह विशाखा खुद को चेयर लगने से बचा लेती है, लेकिन खतरा अभी टाला नहीं था, क्योंकि अर्जुन उसी तेजी से विशाखा की तरफ भागते हुए आ रहा था। ये बात विशाखा को भी मालूम थी। अर्जुन विशाखा को अभी नीचे चुका हुआ देख अपने हथेली की मुट्ठी पकड़ उसके पीठ पर मारने जाता है। अर्जुन के इस मूव का अंदाजा लग गया था, जिस वजह से विशाखा उसी पोजीशन में अपने हाथ को आगे बढ़ाकर और भी नीचे झुक जाती है और पीछे का एक पैर रेनबो के आकर में अपने सर के ऊपर ला अर्जुन की तरफ एक लात लगा देता है। वही अर्जुन जो अभी विशाखा को मारने के लिए आ रहा था, विशाखा के इस मूव को देख इंप्रेस होते हुए अपने ऊपर का हमला मिस करने के लिए साइड की तरफ झुक जाता है, जिस वजह से अर्जुन विशाखा के उस हमले से बच विशाखा के पीछे चला जाता है। विशाखा भी इस हमले के बाद तुरंत खड़ी हो फाइटिंग पोजीशन में आ अर्जुन की तरफ देखने लगती है। वही अर्जुन भी इस समय विशाखा को तरफ ही देख रहा था। विशाखा अर्जुन की तरफ एक उंगली पॉइंट कर अपने तरफ आने का इशारा कर देती है, जैसे कह रही हो दम हो तो आ जाओ। अर्जुन भी विशाखा का इशारा समझ उसके पास आ अपने एक पैर को आगे कर और एक हाथ को ठीक हाथ के कोपरे में मुड़ चेहरे के सामने ला और दूसरा हाथ कमर को परपेंडिकुलर लाकर एक पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिसे देख विशाखा भी उसी शामे पोजीशन में खड़ी हो अर्जुन के हाथ से हाथ टकराकर खड़ी हो जाती है। मार्टिकल आर्टिस्ट की पोजीशन को याद कर सकते हो आप। वही वीर को अब और भी मजा आ रहा था अपने सामने लाइव दो अच्छे फाइटर को फाइट करते देख। इसी प्रकार इस बार विशाखा पहला हमला करते हुए अर्जुन की तरफ अपना मूव कर देती है, जिसे अर्जुन भी उस मूव का भलभांति प्रत्युत्तर दे देता है। ऐसी प्रकार दोनों इस दूसरे पर हमला और एक दूसरे के हमले से डिफेंस कर रहे थे। कुछ देर तक इसी प्रकार वो फाइट चल रही थी, जिसे देख वीर अपने जेब से मोबाइल निकाल उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगा था। दोनों भी बेहतर फाइटर थे, जिस वजह से अब तक कोई भी किसी पर भी हावी नहीं हुआ था। अभी दोनों फाइट कर ही रहे थे और उन दोनों को ऐसे किसी कुत्ते बिल्ली की तरफ फाइट करते देख वीर मजे ले ही रहा था कि तभी जिया और किरण उस रूम के अंदर भागते हुए आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन और विशाखा के फाइट की वजह से जो शोर हो रहा था वो उस पूरे फ्लोर पर काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रहा था। जिया और किरण जैसे ही अंदर आकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो चौंक जाते हैं। किरण की तो अपने सामने का नज़ारा देख हंसी निकल जाती है, क्योंकि जो फाइट किसी प्रो फाइटर की तरफ हो रही थी वो अब रोड पर लड़ने वाले किसी कुत्ते बिल्ली की फाइट की तरह लग रही थी। वही वीर और किरण के रिएक्शन से अलग जिया के भाव काफ़ी रूड हो गए थे। जिया अपने सामने अर्जुन और विशाखा को फिगट करते देख उन दोनों के बीच में आकर अपने आंखें बंद कर और दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास लाकर कहती है, आप दोनों रुक जाओ, अभी इस तरफ क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। अर्जुन और विशाखा अभी जो काफ़ी मन लगाकर फाइट कर रहे थे, अचानक किसी और को दोनों के बीच में आते देख चौंक जाते हैं। दोनों भी अपना अपना मूव जिया के एकदम पास आकर रोकते हैं, जिस वजह से जिया ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के पास लाए थे दोनों के वार से बचाव करने के लिए। अर्जुन अपने वार को रोक जिया की केयर करते हुए उसके पास आ कहता है, जिया पागल हो गई हो क्या, अभी तुमको लग जाती तो। वही विशाखा भी जिया के पास आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख कहती है जिया, अर्जुन ठीक कह रहा है, अभी तुम्हें लग जाती अगर सही समय पर मैंने अपना हाथ नहीं रेखा होता तो। जिसे सुन अर्जुन भी कहता है, हाँ मैंने भी। वही जिया खुद को कोई चोट ना लगते देख राहत की सांस लेकर पहले अर्जुन की तरफ गुस्से देखती है, फिर विशाखा की तरफ देख उसके कान को पकड़ कहती है, जानवी तुम अभी भी नहीं सुधरी ना। बचपन में भी इसी प्रकार भाई के साथ मारामारी करती थी और आज भी इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिले हो तब भी कर रही हो। विशाखा जो कि असल में जानवी थी, चिल्लाने के साथ जिया से कहती है, अरे मेरी माँ, कान छोड़ मेरा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे ही इस बदतमीज भाई ने पहले मुझ पर हमला किया था, वो भी चेयर के साथ। जानवी की बात सुन जिया अर्जुन की तरफ देखती है जो अभी चौंका हुआ था, क्योंकि अर्जुन ने जब से विशाखा को देखा है तब से उसे विशाखा कहीं ना कहीं देखी देखी सी लग रही थी। वही वीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या चल रहा है। वही किरण अभी भी मजे के साथ उन सबको देखे जा रही थी। जिया अर्जुन की तरफ देख उसका भी कान जोर से पकड़ने के साथ कहती है, भाई आप भी ना कभी नहीं सुधरने वाले। 45 जानवी, अर्जुन और जिया निकले भाई बहन। अब आगे
जिया के कान पकड़ने की वजह से अर्जुन थोड़ा झुककर दर्द के साथ कहता है, जिया मुझे इस लड़की पर शक था, इसलिए मैं इसके बारे में ही जानना चाहता था। तभी अर्जुन को जिया की बात याद आ जाती है, जिसे याद कर अर्जुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, वेट, तुमने अभी क्या है? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन जो जिया को कुछ पूछ ही रहा था कि जिया ने अर्जुन की बात सुन गुस्से में ही उसका कान और भी जोर से निचोड़ दिया था, जिस वजह से अर्जुन के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। जिया अर्जुन से कहती है, आपको शक था, इसका मतलब यह नहीं कि आप हॉस्पिटल को ही रिंग बना दो फाइट का। और मैंने लावण्या को राघव भाई के पास ले जाते समय ही कहा था कि मैं इसे जानती हूँ और हाँ आप भी अच्छे से जानते हो। इतना कहकर जिया अर्जुन और जानवी मतलब विशाखा का कान छोड़ देती है। कान छूटते ही दोनों भी जिया से दूर होकर अपने अपने कान को मसलने लगते हैं। वही वीर और किरण जो कि अभी एक दूसरे के पास बैठकर अपने सामने उन तीनों को ऐसे करते देख मन ही मन एंजॉय करते हुए हंस रहे थे। लेकिन जब जिया की नज़र उन दोनों भाई बहन पर जाती है वैसे ही दोनों डर की वजह से हंसना बंद कर देते हैं, एकदम सीरियस मुंह बना लेते हैं। वही वीर जिया की नज़र अपने ऊपर महसूस कर डर के साथ वहां से उठते हुए कहता है, मैं अर्जुन को कब से कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा विशाखा जैसी नस पर शक कर रहे हो। लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वीर को अभी भी जिया का वो महाकाली वाला रूप याद था जब विशाखा ने उसके ऊपर गोली चलाई थी, जिस वजह से वीर ने किसी तोते की तरह मन में आया वो उगाल दिया। वही वीर को ऐसे डरते हुए बात करते देख किरण को तो 440 का झटका लग गया था, क्योंकि वीर को इस तरह बातें करते किरण पहली बार देखा था। वही जिया वीर की बात सुन उसके तरफ किसी खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है, जिसे सुन वीर की हालत तो पतली हो जाती ही। वीर अब यहाँ से जाने में ही अपनी समझदारी समझ आगे कहता है, मुझे माँ को कॉल करनी है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कह वीर सीधे चित्र की रफ्तार से निकल जाता है, जिसे देख जिया को मन ही मन हंसी आ जाती है। जिया खुद से ही कहती है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इन दोनों से तो निपट लूँ। अर्जुन और जानवी की तरफ देख कहती है, जिसे देख जिया को मन ही मन हंसी आ जाती है। जिया खुद से ही कहती है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इन दोनों से तो निपट लूँ। अर्जुन और जानवी की तरफ देख कहती है। वही अपने भाई वीर को जाते देख किरण भी चुपचाप वहां से निकल जाती है। वही अर्जुन जिया की बात को याद करते हुए कहता है, जिया तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम और मैं इस लड़की को कैसे जानते हैं? अर्जुन की बात सुन जिया जानवी की तरफ देख कहती है, भाई आपको को याद ही होगा कि प्रताप अंकल के एक फार्म हाउस पर कुछ बच्चे रहते थे जिनका कोई नहीं था। जी ने प्रताप अंकल ने गुंडों ने बचाकर अपने पास ही रखा था और उनकी आगे की सारी जिम्मेदारी भी उठाई थी। जिया की बात सुन अर्जुन को एक धक्का लगा था। अर्जुन जानवी की तरफ देख कहता है, मतलब यह वही पतली सी पिद्दी लकड़ी है जिसके पास तुम राघव और मैं खेलने जाते थे, और जब जानवी दी खेल खेल में हमारे साथ बड़ी बहन बनकर हमारे ऊपर दादागिरी करती थी और आप उससे लड़ते थे। जिया अपना सर हिलाकर चेहरे पर एक चमक लाकर कहती है। वही अर्जुन तो अब जानवी को ही देख रहा था, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पिद्दी सी लड़की अब इतनी बड़ी हो एक अच्छी फाइटर भी बन गई है, जो कि अर्जुन जैसे इंटरनेशनल मार्टिकल आर्ट्स की कंपटीशन में विनर रहा हो, उसे बराबर की टक्कर दे रही है। वही जिया की बात सुन जानवी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के साथ जिया के पास जा उसको हुक करते हुए कहती है, हाँ मेरी प्यारी छोटी बहना, तुमने मुझे सही पहचाना। फिर जानवी रोनी सूरत बनाकर कहती है, लेकिन देखो ना, इस कम अकल मेढक को मैं अपनी बड़ी बहन भी नहीं पहचान में आई, जो कम था कि सीधे मेरे ऊपर हमाल कर दिया, वो भी खुर्ची से, वो भी मेरे चेहरे के ऊपर। इतना कह जानवी जिया से दूर होकर अपने झूठे आंसू को पूछ अपने चेहरे पर हाथ फिराकर कहती है, अगर मुझे वो खुर्ची लग जाती हो, मेरे इतने अच्छे चेहरे का क्या होता, फिर कौन मुझसे शादी करता। इतना कह जानवी अर्जुन की तरफ घरते हुए अपने नकली आंसू बहा रही थी। वही जिया भी अब अर्जुन को घूरे जा रही थी गुस्से में, जिसे देख अर्जुन अपने कान पकड़ते हुए कहता है, अच्छा मेरी माँ, अपने इस छोटे भाई को माफ़ कर दो या मैं तुम्हारे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगूं। अर्जुन को इस तरह माफ़ी मांगते देख जानवी चेहरे पर एक मुस्कान लेते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, बड़ी हूँ इसलिए बड़ा दिल रखकर माफ़ कर देती हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अर्जुन और जिया जानवी की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों को राघव ठीक होने के बाद मुझे इस सिटी को घूमना होगा और हाँ शॉपिंग भी करवानी होगी, मंजूर है तो बोलो। जानवी कहती है। अर्जुन जो कि अभी कमर से थोड़ा नीचे झुका हुआ था जानवी की बात सुन कहता है, ओके बिग सिस्टर, जैसा आप कहो। इतना कह अर्जुन भी जानवी की तरफ जा उसके गले लग जाता है। वही जानवी भी खुशी खुशी अर्जुन के गले लग जाती है, जिसे देख जिया भी जा उन दोनों को हुक कर लेती है। एक्चुअली मिस्टर प्रताप देशपांडे ने एक दिन रसियन माफिया के हाथ से कुछ इंडियन बच्चों को बचाया था, जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां थी।
जिनको बचाने के बाद अपने अपने परिवार के पास भेज दिया था और जिन्हें कोई भी नहीं था उनको अपने ही एक फार्म हाउस पर रख उनकी देखभाल की थी, जहां राघव, जिया और अर्जुन उनके साथ खेलने जाते थे, जहां उनकी और उन बाकी सभी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, भाई बहनों जैसी। उनमें इस वक्त उन सबका भारत मिलाव चल ही रहा था कि जिया जानवी से कहती है, लेकिन दीदी आप तो इंडिया में नहीं थी ना। हाँ आप इंडिया में नहीं थी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं अमेरिका गई थी, आप और बाकी सभी बाचें भी इंडिया से गायब हो गई थी, और आज सामने आई हो वो भी इस तरह, एक नर्स बनकर, उसी के साथ एक शार्प शूटर भी। अर्जुन ने जिया के बात को जोड़कर कहा, 46 तुम जिंदा हो। अब आगे। इस वक्त तीनों भी अपनी अपनी जगह पकड़ बैठ गए थे। वही अर्जुन और जिया ने अपने अपने सवाल जानवी के ऊपर डाल दिए थे। दूसरी ओर जानवी उन दोनों की बात सुन शांत भाव के साथ कहती है, मैं मानती हूँ मैं इतने सालों से तुम सबके कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी, मेरे भी हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए थे, मैं अभी तो सब बातें नहीं बांट सकती, हाँ लेकिन यह जरूर बांटूंगी कि वक्त आने पर सब सच तुम दोनों के सामने होगा। जिया और अर्जुन दोनों जानवी की बात सुन नाखुश थे, लेकिन वो भी जानवी को फोर्स नहीं कर सकते थे सच बताने में। तभी जिया कहती है, दी ठीक है हम नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ थी इतने साल या हमको कांटेक्ट क्यों नहीं किया, लेकिन आप ये तो बात सकती हो ना आप अचानक यहाँ क्यों आए, वह भी एक नर्स बनकर। मिस्टर मेहता ने मुझे यहाँ भेजा है राघव के सेफ्टी और उसकी रक्षा करने के लिए। उनको शक था कि राघव के ऊपर जो 2 हमले हुए थे वो सब जानबूझकर किए गए हैं, जिस वजह से मुझे यहाँ भेजा था, जानवी ने कहा। वह भी एक नर्स बनकर। मिस्टर मेहता ने मुझे यहाँ भेजा है राघव के सेफ्टी और उसकी रक्षा करने के लिए। उनको शक था कि राघव के ऊपर जो 2 हमले हुए थे वो सब जानबूझकर किए गए हैं, जिस वजह से मुझे यहाँ भेजा था, जानवी ने कहा। जानवी की बात सुन अर्जुन अपनी जगह खड़े होते हुए थोड़ी नाराजगी भरे भाव के साथ कहता है, क्या पापा ने आपको ये भेजा है वो भी मुझे बिना बताए, पापा ने ऐसा क्यों किया, वो तो मिस्टर मेहता ही आपको बता सकते हैं, मुझे भी कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। जानवी की बात सुन अर्जुन फिर अभी जगह बैठ इन सब के पीछे की वजह सोचने लगा था। वही जिया इन सब से अलग इस बात को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि जानवी ने राघव भाई को उस नक्सपोश आदमी से कैसे बचाया। इस बात को सोच जिया उत्साह के साथ कहती है, दी आप मुझे बातों ना कि आपने उस आदमी को कैसे मारा जो राघव भाई के ऊपर हमला करने आया था। वही जिया इन सब से अलग इस बात को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि जानवी ने राघव भाई को उस नक्सपोश आदमी से कैसे बचाया। इस बात को सोच जिया उत्साह के साथ कहती है, दी आप मुझे बातों ना कि आपने उस आदमी को कैसे मारा जो राघव भाई के ऊपर हमला करने आया था। जैसे ही अर्जुन के कानों पर पड़ती है, अर्जुन अपने होश में आते हुए जानवी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको भी इस बात का जवाब चाहिए था। जिया की बात लेखने के साथ दोनों की तरफ देखने लगती है, जिसे देख जिया आगे कहती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आदमी आया था वो कोई आम तो किलर नहीं होगा, जरूर कोई एक्सपर्ट होगा जो इतनी आसानी से सिक्योरिटी को ब्रेक करके वीआईपी फ्लोर पर आया है, वो भी किसी की नज़रों में ना आकर। जानवी जिया की बात सुन गहरी सांस लेने के साथ दोनों की तरफ देखने लगती है, जिसे देख जिया आगे कहती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आदमी आया था वो कोई आम तो किलर नहीं होगा, जरूर कोई एक्सपर्ट होगा जो इतनी आसानी से सिक्योरिटी को ब्रेक करके वीआईपी फ्लोर पर आया है, वो भी किसी की नज़रों में ना आकर, जिसे आपने इतनी आसानी से बिना किसी शोर के मार डाला। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, वो कोई आम किलर नहीं था, वो एक मुरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसके कॉन्टैक्ट बड़े बड़े आदमियों से हो सकते हैं। उसी के साथ वो लान गैंग का एक मेंबर था, लेकिन उसे मारना मेरे लिए किसी चींटी को मरने इतना आसान काम था, क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों से इसी की ट्रेनिंग की है, जानवी अपना जवाब देते हुए कहती है। वही जानवी की बात सुन दोनों भाई बहन को हाटका लगा था। उन दोनों को डांटका इसलिए नहीं लगा कि वो जानवी ने आसानी से उस किलर को मार डाला, उन दोनों इस बात को सुन झटका लगा था कि वो एक एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर था, वो भी लान गैंग। जिया और अर्जुन को लान गैंग के बारे में सब मालूम था। जिया और अर्जुन को ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक आदमी की लान गैंग के बारे में मालूम था। लान गैंग देहरादून की एक फेमस गैंग है, जिसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से भी है। उसी गैंग के एक आदमी को जानवी ने मारा है और ऊपर से कह रही है, उसे मारना मेरे लिए चींटी को मारने जैसा था। अब जिया जानवी की बात सुन डरने लगी थी, लेकिन इसके अलग अर्जुन जिसे पहले झटका लगा था वो अब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि वो जान गया था कि अगर उसके पापा ने जानवी को वहाँ भेजा है इसका मतलब जानवी को सारी सच्चाई पता है, जिसे सोच अर्जुन जानवी के साथ अकेले में ही बात करना चाहता था। जानवी जिया को ऐसे डरते हुए देख समझ जाती है कि उसे क्यों डर लग रहा था, जिस वजह से जिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, वैसे भी तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लापन गैंग अपने इस आदमी के मरने के बाद बदला लेने के लिए नहीं आएगा।
जानवी की बात सुन जिया अपने डर पर काबू पाकर कहती है, दी आप इतनी श्योर कैसे हो कि लान गैंग अब बदला लेने के लिए नहीं आएगा? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है अंडरवर्ल्ड की कोई भी गैंग अपने आदमी के मौत का बदला तो जरूर लेती है। फिर आप कैसे? जानवी जिया की बात को बीच में काटते हुए कहती है, क्योंकि मैं जिस गैंग के लिए काम कर रही हूँ वो लान गैंग के भी ऊपर के लेवल की गैंग है। और रही बात मैं किस गैंग से हूँ, ये सही समय आने पर तुम्हें मालूम चल जाएगा। लेकिन दी, तब भी लान गैंग अपना बदला लेने के लिए आ गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम पुलिस को सारी बात बता दे? मतलब हमें सेफ्टी मिल जाएगी पुलिस की तरफ से। जिया, जिसे जानवी की बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, वहीं इस बात से भी शौक थी कि जानवी भी एक गैंग की मेंबर है। इसी न्यूज़ के साथ जिया अपने बात को कहती है, नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हें पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गैंग के लोग पहले से ही हॉस्पिटल के आसपास है, हमारी सुरक्षा के लिए। रही बात हॉस्पिटल के अंदर की, तो यहाँ मैं हूँ, इसलिए अब इस बात को यही भूल जाओ और सोने के लिए चले जाओ, मुझे भी नींद आ रही है अब। नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हें पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गैंग के लोग पहले से ही हॉस्पिटल के आसपास है, हमारी सुरक्षा के लिए। रही बात हॉस्पिटल के अंदर की, तो यहाँ मैं हूँ, इसलिए अब इस बात को यही भूल जाओ और सोने के लिए चले जाओ, मुझे भी नींद आ रही है अब। जानवी की बात सुन जिया अब इस टॉपिक को साइड में रख देती है, लेकिन उसको अभी भी उसके एक बात का जवाब नहीं मिला था, जिस वजह से जिया चेहरे पर एक क्यूट स्माइल लेकर कहती है, दी, अभी तक आपने ये तो बताया भी नहीं कि अपने उस आदमी को कैसे मारा। जानवी की बात सुन जिया अब इस टॉपिक को साइड में रख देती है, लेकिन उसको अभी भी उसके एक बात का जवाब नहीं मिला था, जिस वजह से जिया चेहरे पर एक क्यूट स्माइल लेकर कहती है, दी, अभी तक आपने ये तो बताया भी नहीं कि अपने उस आदमी को कैसे मारा। जिया को इतनी क्यूटनेस के साथ बातें करता देख जानवी हंसते हुए कहती है, हाँ मैं बताती हूँ, तुम तो सारी बात बिना जाने मुझे चैन से जो रहने नहीं दोगी, इसलिए मैं बताती हूँ। इतना कह जानवी बीती हुए राघव के ऊपर के हमले की बात बताने लगता है। जिया को इतनी क्यूटनेस के साथ बातें करता देख जानवी हंसते हुए कहती है, हाँ मैं बताती हूँ, तुम तो सारी बात बिना जाने मुझे चैन से जो रहने नहीं दोगी, इसलिए मैं बताती हूँ। इतना कह जानवी बीती हुए राघव के ऊपर के हमले की बात बताने लगता है। वो नकाबपोश आदमी काली को कॉल पर 3, 2, 1 गिनते हुए राघव पाए गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी जानवी, जो कि नस के रूप में राघव के वार्डरोब में वॉशरूम में गई थी, वो उस आदमी के ऊपर अपनी बंदूक से गोली चला देती है। रात को जब उसको वॉशरूम से बाहर से एक अनजान आवाज़ सुनाई देती है, और जिस वजह से वो समझ जाती है कि वो अनजान इंसान राघव को मारने के लिए ही आया है। जब जानवी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, जानवी अपने कपड़ों में छुपाई हुए एक छोटी सी बंदूक निकाल बिना आवाज़ किए ही दरवाजे को थोड़ा सा खोल ओपन करके बाहर देखने लगती है, जहां उसे एक काला मास्क पहना हुआ आदमी हाथ में बंदूक लेकर राघव के ऊपर निशाना साध खड़ा दिखा था। निशाना साधे हुए ही वो किलर 3, 2, 1 की उल्टी गिनती कर रहा था। जैसे ही वो किलर अपनी गिनती पूरी कर गोली चला देता, उसके पहले ही जानवी गोली चलकर उसे मार देती है। जानवी ने गोली सीधे उसके भेजे में चलाई थी, जिस वजह से उस किलर को इस बात का भी पता भी नहीं चला कि उसे मारने वाला कौन था। गोली लगते ही वो एक झटके के साथ आ की आवाज़ करने के साथ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वही कृष और काली ने उसी आवाज़ को राघव की आवाज़ मान अपना सेलिब्रेशन किया था। वही उसके बाद तो आप सबको पता है कैसे गोली की आवाज़ सुन आप सब नीचे आए थे, जब मैं इस किलर की बॉडी को टिकने लगाने के लिए राघव के वार्ड के बाहर लेकर जा रही थी। फ्लैशबैक एंड जिया और अर्जुन जानवी की बात सुन हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जानवी की मदद की थी किलर को नकीहे बेसमेंट में ले जाने के लिए। जहां अर्जुन और वीर ने जानवी की मदद की थी, वही जिया ने एक नर्स की मदद के साथ सरे खून को साफ किया था। अब जिया को सब बात समझ आ गई थी। वही जिया और अर्जुन को अब राघव की जान को लेकर डर भी लग रहा था। ऐसी वजह से जिया अर्जुन के कंधे पर सर रख रो रही थी। वही सब कहने के बाद जानवी दोनों को सोने के लिए भेज देती है। जाते समय अर्जुन जानवी को इशारे में ही कुछ पूछना चाहा था, लेकिन जानवी ने बाद में बताऊंगी कहकर उसे भी वहां से भेज दिया था। वही वीर और किरण भी अपने अपने रूम में जाकर सोए थे। सुबह 9 बजे लावण्या चेहरे पर एक चमक के साथ नींद से जगा जाती है। आज काफ़ी दिनों बाद उसे एक अच्छी नींद आई थी। लावण्या वैसे ही लेते हुए अपनी आंखें खोल राघव को देख रही थी। तभी उसकी नज़र राघव के पत्तियों पर जाती है, जिसे देख लावण्या के दिल में एक टीस उठ जाती है। उसी के साथ उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आज लावण्या जी भर के राघव को देखना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशी के पल जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। उसी तरह लावण्या के इस खुशी के पल को छीनने के लिए अर्जुन राघव के वार्ड में आती है बिना नॉक किए हुए ही, जिस वजह से लावण्या, जो राघव के चेहरे के काफ़ी करीब थी, किसी को अंदर आते देख हड़बड़ाकर दूर हो जाती है। लेकिन अर्जुन ने उससे देख लिया था।
अर्जुन जैसे ही अंदर आता है, अपने सामने का नज़ारा देख पीछे पलट कहता है, मैं बाद में आता हुआ। वही लावण्या जो अभी शर्म की वजह से अपना सर नीचे किया था, अर्जुन की बात सुन उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं मिस्टर अर्जुन, आप यही रुको, मैं जाती हूँ यहाँ से, वैसे भी मुझे अभी फ्रेश होना है। इतना कह लावण्या अर्जुन के पास से निकल जाती है। वही अर्जुन लावण्या की बात सुन रुका हुआ था। लावण्या को ऐसे अपने पास से भागते देख हंसकर अंदर आते हुए राघव के पास जा बैठता है। वही दूसरी ओर लावण्या जैसे ही ऊपर वाली फ्लोर से नीचे आ जाती है, अपने सामने के लड़के को देख चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ। वही लावण्या को अचानक अपने सामने देख वो लड़का खुशी के साथ उसके पास उसे गले लगते हुए कहता है, मेरी जान, मैं तो कितना घबरा गया था तुम्हारी बेहोशी की बात सुन। वही अचानक उस लड़के को गले लगाते देख लावण्या को ऑकवर्ड फील होता है, जिस वजह से लावण्या उसको अपने आप से दूर करते हुए कहता है, क्रिश, इस समय हम होटल में हैं, सो इस तरह गले मत लगाओ। हाँ, सुबह सुबह लावण्या को मिलने के लिए क्रिश ही यहाँ आया था। वो आज इतना खुश जा थी, मन ही मन तय करके आया था कि आज लावण्या को अपने दिल की बात बता उसको पा ही लेगा। इस वजह से ही क्रिश झूठे आंसू निकलते हुए कहता है, हाँ जान, मुझे सुधा आंटी से पता चला था कि राघव का एक्सीडेंट हुआ है और तुम बेहोश हो, जिस वजह से मैं तुम्हें मिलने भी आया था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। फैमिली मेंबर ना होने की वजह से मैंने उनसे कहा था कि मैं और तुम अब एक रिलेशनशिप में हो और हमारी सगाई भी होने वाली है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह मैं नहीं आ पाया और अभी भी मुझे नहीं मिलने देते, लेकिन मैं चुपके से आया हूँ। क्रिश अपनी एक आंख मरते हुए कहता है। इतना कह क्रिश फिर से लावण्या को गले लगने के लिए ही होता है कि लावण्या फुर्ती दिखाते हुए क्रिश के आगे हाथ कर उसे रखते हुए कहती है, क्रिश, अभी मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। मुझे अभी फ्रेश होना है और मैं तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं। इतना कह लावण्या आगे जाने को होती है। लावण्या अभी क्रिश के सारे बातों को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन क्रिश भी आज तय करके आया था, जिस वजह से क्रिश इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं था। लावण्या की बात सुन और खुद को इस तरह दूर करते देख क्रिश को बुरा फील हुआ था, लेकिन उसे लावण्या की स्थिति समझ में आ रही थी। क्रिश समझ सकता था कि लावण्या कैसा फील हो रहा है राघव की मौत की खबर सुन, जिस वजह से क्रिश लावण्या से कहता है, ठीक है मेरी जान, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम अभी कैसे फील कर रही होगी। इतना कह क्रिश लावण्या के हाथ अपने हाथ ले बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग मारते हुए कहता है, जान, जो इस धरती पर आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय आगे बढ़ने के। तुम्हें भी आज उसी तरफ आगे बढ़ाना होगा और मैं वही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। क्रिश की यह सारी बातें लावण्या के सर के ऊपर से जा रही थी, जिस वजह से लावण्या कंफ्यूज चेहरे के साथ कहती है, क्रिश तुम कहना क्या चाहते हो, किसे जाना होगा, किसे बढ़ाना होगा। लावण्या को कंफ्यूज देख क्रिश को लगता है कि लावण्या को राघव के मौत का सदमा लगा है, जिसे वजह से क्रिश झूठे दर्द वाले भाव लेते हुए कहता है कि जान, मुझे मालूम है कि आगे के शब्द क्रिश के मुंह में रह जाते हैं, क्योंकि इस बार क्रिश की नज़र लावण्या के पीछे वे एक आदमी को देख बड़ी हो गई थी। लावण्या जिसने अभी अपना सर नीचे झुकाए हुआ था, तभी क्रिश को आगे बातें ना करते देख अपना सर ऊपर करके देखती है। क्रिश अपनी आंखें बड़ी कर शौक से उसी के पीछे देख रहा था, जिसे वजह से लावण्या क्रिश को हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ क्रिश, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। वही क्रिश अभी किसी सदमे में चला गया था, लावण्या के झटके की वजह से अपने पहले वाले भाव में आते हुए कहता है, तुम जिंदा हो। 47 लावण्या का प्यार क्या एक झूठ है। अब आगे रूम में अर्जुन अभी भी राघव को देखे जा रहा था, जो सोया था। काफी समय बाद भी जब राघव ने कोई हलचल नहीं की तो अर्जुन अपने बोसी स्टाइल में कहता है, मिस्टर राघव, आपकी बीवी यहाँ से जा चुकी है, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। अर्जुन की बात सुन राघव अपनी आंखें चुराते हुए कहता है, सॉरी सर। राघव की बात सुन अर्जुन हंसते हुए राघव से कहता है, अरे जाने दो, तुम या बीवी की बात है। इतना कह अर्जुन हंसने लगता है। वही राघव को इस वक्त कहीं डूब जाने का मन कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को कैसे पता चल वो जगा हुआ है। राघव को ऐसे शर्म से पानी पानी होते देख अर्जुन को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन इस समय वो राघव के मजे नहीं लेना चाहता था। वही राघव को रात के हमले के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था, जिसे राघव अभी के लिए तो राज ही रखना चाहता था। वही राघव ना समझी से अर्जुन से पूछता है, लेकिन सर आप यहाँ कैसे, और आपको कैसे पता चला मैं जगह रहा हूँ। मैं यहाँ तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था, जिया ने मुझे सुबह ही फ़ोन करके बताया था कि तुम अब बेहतर हो और सुबह ही जग गए थे, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आ गया। और रही बात मुझे कैसे मालूम कि तुम जगे हुए हो, तो जब मिस लावण्या जा रही थी मैंने तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख ली थी। इतना कह अर्जुन राघव की तरफ देखने लगता है। राघव तो सुबह जल्दी होश में आ गया था। जैसे ही राघव ने आंखें खोली थी उसको अपने चेस्ट के ऊपर वेट महसूस हुआ,
जिस वजह से राघव ने अपने बाएं हाथ से अपने ऊपर के क्या है वो देखने लगा, जिसे महसूस कर राघव के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि राघव को ये तो पता चला था कि ये तो किसी लड़की का हाथ है। जिस वजह से राघव कंफ्यूज्ड लुक के साथ उस हाथ के मालिक को अपनी नज़रें तिरछी कर देखने की कोशिश करता है। तब उसे एक प्यारी की परी अपने पास सोते हुए दिखी। राघव अपने पास लावण्या को देख कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या उसके पास क्यों सो रही है, लेकिन वो इस पल तो महसूस करना चाहता था। उसे ही मालूम था इस पल के लिए वो कितना तड़पा है। वो कितने सालों से लावण्या के इस नज़दीकी को पाना चाहता था, उस पल को जीना चाहता था। जिस वजह से राघव उसी प्रकार सोते हुए लावण्या को देखने लगा, जो अभी के लिए काफ़ी क्यूट दिख रही थी। जब राघव लावण्या को देखने में बिजी था, तब हमारी डेविल क्वीन जिया बिना किसी चेतावनी से अंदर आ गई, जिस वजह से राघव हड़बड़ा गया था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। लावण्या के नींद की वजह से कहीं या खुद के चोटों की वजह से जिया ने अंदर आते ही अपने सामने का नज़ारा देख चौंक गई थी। उसे नहीं पता था कि लावण्या इस तरह राघव के साथ ही सोई होगी। जिया अपने समाने का नज़ारा देख कुछ कहने ही वाली थी कि राघव इशारों से उसे शांत रहने के लिए कह देता है। राघव के इशारे समझ जिया बाद में आने का बोल वह से चली गई थी। जिया के जाने के बाद राघव फिर से लावण्या को निहारने लगा था। वही बाहर जिया को आते देख अर्जुन ने उसको राघव के बारे में पूछा, जहां जिया ने अर्जुन को बताया था कि भाई अभी ठीक है और जग गए थे, लेकिन अभी फिर आराम कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ देर बाद जाओ। जिया की बात सुन अर्जुन कुछ देर बाद राघव से मिलने के लिए आ गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसे भी ऑकवर्डनेस हुए कहता है, कर दी न बेइज्जती तुमने राघव, अरे अपने भाव तो छुपा लेते। जब मालूम हो गया था कि अर्जुन सर आए हैं, अब जाओ कहीं जाकर डुबो। इस वक्त राघव अर्जुन को ही देख रहा था और मन ही मन खुद को कोसते, मन ही मन इस तरह खुद को गाली देते हुए राघव अर्जुन से कहता है, थैंक यू सर, आप मेरे लिए यहाँ तक आए। और रही बात मेरी सेहत को, तो मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ कुछ ही वीक की बात है, मैं वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। लास्ट वाली लाइन राघव ने काफ़ी पोलाइटली कही थी, जिसे सुन अर्जुन कहता है, इतनी जल्दी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी 2 मंथ की इमरजेंसी छुट्टी मंजूर कर दी है, वो भी पेमेंट के साथ, इसलिए जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आराम करो। अर्जुन की बात सुन राघव हैरान हो गया था। वो सोच रहा था कि इमरजेंसी छुट्टी तो समझ सकता हूँ, लेकिन फुल पेमेंट कैसे दे दिया। इसी सोच के साथ राघव अर्जुन से कहता है, थैंक यू सर मेरी छुट्टी मंजूर करने के लिए, लेकिन सर मुझे फुल पेमेंट का समझ नहीं आ रहा, ये तो हमारे कंपनी के रूल के अगेंस्ट है ना। अगर मुझे ऑफिस में कुछ हो जाता तो तब फुल पेमेंट मिल जाता, लेकिन मुझे ये सब तो ऑफिस के बाहर लगा है, जिस वजह से कंपनी को मुझे भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही आपने मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर मेरी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की है, जिस वजह से पहले मैं आपके कर्ज के नीचे दाब गया हूँ, अब एक और। राघव आगे कुछ कहता, तभी अर्जुन उसको बीच में काटते हुए कहता है, नहीं नहीं राघव, कोई रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। तुम्हारी ट्रीटमेंट तो मेडिकल पॉलिसी से हो गई है, जो कि हमारी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को दी है, जिस वजह से ट्रीटमेंट का बिल सबा तुमने ही चुकाया है। रही बात फुल पेमेंट की, तो ऐसी मंथ में कंपनी ने एक नया रूल निकला था, जिसमें किसी भी कंपनी ने जो फंड एम्प्लॉय के अच्छे के लिए निकला है, जिसमें से कुछ रकम ऐसे एम्प्लॉय को जाती है जो कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो और उसे किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए छुट्टी लेनी पड़े, तब उसको फुल पेमेंट के साथ छुट्टी मिल जाएगी। अर्जुन की इस बात को सुन राघव कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो समझ गया था उसके कितना भी मन करने के बाद भी अर्जुन सर नहीं मानेंगे, जिससे वजह से राघव सिर्फ यही बोलता है कि थैंक यू सर, आगे से मैं और भी दिल लगाकर कंपनी के लिए काम करूंगा। जिसे सुन अर्जुन हाँ मैं सर हिलाकर कहता है, उसके लिए पहले पूरी तरह से ठीक होना होगा, और हाँ अब मैं चलता हूँ, ऑफिस भी जाना होगा, अच्छे से आराम करो, अगर कुछ चाहिए हो तो जिया से बता दो, वो अरेंज करवा देगी। इतना कह अर्जुन और कुछ इधर उधर की बातें कर राघव को आराम करने को कहकर वहां से निकल जाता है। वही राघव अर्जुन को जाते हुए देख मन ही मन कुछ सोचकर हंसने लगता है। इस समय राघव के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे कई राज छुपे हुए थे। वही अर्जुन के जाने के बाद जिया और जानवी अपने नर्स के रूप में राघव के रूम में आते हैं, जिसे देख राघव दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। जिया और जानवी दोनों राघव के पास आ उसको भी विश कर उसके सेहत के बारे में पूछने लगे थे। वही जानवी राघव की रिपोर्ट चेक करते हुए उसके जांच कर रही थी, जो कि नेसेसरी थी। अपनी सारी जांच करने के बाद जानवी राघव के से कहती है, मिस्टर राघव, मैं विशाखा आपके लिए अपॉइंट की गई नर्स हूँ। जब तक आप इस हॉस्पिटल में हैं, मैं ही आपके सारी ज़रूरत का ख्याल रखूंगी, इसलिए आप बिना संकोच किए मुझे सब बता सकते हो, एक फ्रेंड समझकर। जानवी की बात सुन राघव कहता है, नाइस टू मीट यू मिस विशाखा।
वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, बेझिझक पूछ सकते हो आप, जानवी कहती है। क्या मुझे कुछ देर के लिए रोलिंग चेयर की मदद से बाहर घूमने की परमिशन मिल सकती है? वो क्या है ना, जब से होश में आया हूँ तब से एक ही जगह सोया हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे अब घुटन महसूस होने लगी है। राघव की बात सुन जानवी कुछ सोच कहती है, मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अभी आपको मेरे साथ कुछ चेकअप के लिए जाना होगा। उसके बाद ही डॉक्टर दास बता सकते हैं कि आप चेक की मदद से घूम सकते हैं या नहीं। जिसे सुन राघव हाँ में सर हिलाता है। वही जानवी कुछ वार्ड बॉय की मदद से राघव को सेफली बेड से उठाकर दूसरे बेड पर डाल वार्ड रूम से बाहर लेकर जाने लगते हैं। वही जिया भी उनके साथ ही जाने लगी। लिफ्ट की मदद से जानवी ने राघव को नीचे की फ्लोर पर लेकर आ गई। जिसे ही जानवी और जिया राघव को लेकर लिफ्ट से बाहर आए, उनके सामने एक लड़की और एक लड़का गले मिलते हुए खड़े थे। जिसे देख दोनों ही राघव को उनके पीछे रुक गए। वही राघव को मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। वही जिया अपने सामने खड़ी लड़के और लड़की को पहचान गए थे। वही इस बात से अनजान कि उनके पीछे कोई है, कृष लावण्या को गले लगाए हुए ही कह रहा था कि जान कैसी हो? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। जब मैंने तुम्हारे बेहोशी के बारे में सुना था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। कृष की बातों को सुन और खुद के लिए केयर देख लावण्या अपनेपन से कृष को खुद ठीक है कहती है। लावण्या को आज पहली बार कृष के गले लगने की वजह से ऑकवर्ड लगा था, लेकिन खुद को संभल कर लावण्या कृष से बातें करने लगी थी। वही जानवी अपने सामने इन अनजान लड़की और लड़के को किसी लैला मंजू की तरफ गले मिलकर बातें करते देख इरिटेट हो गई थी, जिस वजह से जानवी लावण्या और कृष को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राघव अपने हाथ से उसको रोके देता है। राघव जो कि सोए ओसिए ही जानवी और जिया के साथ स्ट्रेचर पाई जा रहा था, जिस वजह से उसको लिफ्ट के बाहर के माहौल के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही किसी लड़के को लड़की के साथ प्यार भरी केयर से भरपूर बातें करते सुना, अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने सामने देखने लगा। लावण्या की पीठ राघव के सामने थी, जिस वजह से राघव को कौन सी लड़की है ये पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही राघव ने उस लड़की की आवाज़ सुनी, उसके दिल की धड़कन मनो रुक ही गई थी। उसे अब सुबह जो हुआ था वो सिर्फ एक झूठ लग रहा था। राघव को सुबह लावण्या को अपने इतने पास देख ऐसा लगा था कि लावण्या ने अब उसे अपना लिया है, लेकिन अपने समाने का नज़ारा देख राघव को लगा कि उसका भ्रम टूट गया हो। राघव मन ही मन उदास हो गया था, लेकिन अपने मन को मजबूत कर राघव लावण्या और उस अनजान लड़के की बातें और सुनना चाहता था, जिस वजह से राघव ने जाते हुए जानवी को रुख इशारों से ही शांत रहने को कह दिया। वही जिया को लावण्या अपने होने वाले मंगेतर के साथ देखते ही राघव की चिंता होने लगी थी, जिस वजह से जिया चुपचाप राघव को फिर से लिफ्ट में ले जाने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही राघव को सब पता चल गया था। राघव के रोकने से और शांत रहने के इशारों से ही जानवी जिया की तरफ देख शांत हो गई थी, क्योंकि जिया ने भी इशारों से ही जानवी को शांत रहने को कह दिया था। वही कृष और लावण्या अभी इस बात से अनजान कि राघव उनके पीछे ही है। लावण्या और कृष बातें करने लगे। कृष और लावण्या के बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हो। वही कुछ ही सेकंड में राघव को ये भी पता चल गया कि कृष ही वो लड़का है जिसके साथ लावण्या सगाई करने वाली थी। सगाई के दिन राघव पुलिस कस्टडी में था, जिस वजह से उसको लड़का कौन है यह मालूम नहीं था, लेकिन ये तो मालूम चल गया था कि वो लड़का लावण्या का पुराना दोस्त है जो उसे स्कूल टाइम से पास ना करता था, और उसी के साथ लावण्या को उसने प्रपोज भी किया था। जिस वजह से राघव के डाइवोर्स के बाद लावण्या उस अनजान लड़के के साथ शादी करने के लिए मान गई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसको प्यार करने लगी थी। ये सब बातें कृष्ण ने ही राघव के पास पहुंचा दी थी। उसके बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अपने सामने खड़े लड़के को लावण्या के साथ एक प्रेमी की तरह बातें करते देख और यह शिकायत करते कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने कृष को लावण्या का होते होते रह गया मंगेतर होकर भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये सब सुन राघव के दिल पर मानो कोई चौके के वार पर वार कर रहा हो, ऐसा राघव को महसूस हो रहा था। वही लावण्या अब अपनी सारी गलतफहमी दूर कर राघव को अपनाकर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कृष को इस वक्त मन करना उसको सही नहीं लग रहा था। इसलिए लावण्या ने बहाना बनाकर कृष से कहा कि उसे अभी बात नहीं करनी, कुछ समय बाद वो कृष से बातें करेंगी। लेकिन लावण्या के इस बात का मतलब राघव, जिया और जानवी ने कुछ और निकल लिया। वही कृष को ऐसा लगा कि राघव के मौत की वजह से लावण्या बातें नहीं करना चाहती, जिस वजह से कृष लावण्या के दोनों हाथों को पकड़ पाने दिल के पास ले जाकर कंसोल देते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र पीछे जिया और जानवी पर जाती है, जिन्होंने राघव को स्ट्रेचर पर लिटाया है। उसी के साथ वो तीनों भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। लेकिन कृष की आंखें तो तब बाहर आ जाती है जब राघव उसके समाने जिंदा सलामत स्ट्रेचर पर लेट उसको ही घूरे जा रहा था। राघव को जिंदा देख कृष के सारे शब्द उसके मुंह में ही अटक गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या राघव सच में उसके सामने है या सिर्फ यह एक छलावा है।
क्या यह उसके आंखों का धोखा है? वही जिया, राघव और जानवी कृष को इस एक्शन को देख कंफ्यूज थे। उन समझ नहीं आ रहा था कि कृष राघव को ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहा है। वही लावण्या को कृष के इस हालत के पीछे का राज नहीं पता था, जिस वजह से लावण्या कृष के कंधे पर हाथ रख उसको होश में लाते हुए पूछ रही थी कि उसको क्या हुआ है। वही लावण्या के झटकों की वजह से कृष सदमे से बाहर आ जाता है। कृष अपने सेंसस में आकर खुद की आंखें मसलते हुए बार बार राघव को ही देख रहा था, और इसी अनहास ही उसके मुंह से निकलता है, तुम अभी जिंदा हो। इस वक्त कृष की धड़कन काफी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। 48 दिमाग और दिल के झगड़े में दिमाग हावी। अब आगे कृष को इस तरह बातें करते देख लावण्या समझ गई थी कि उनके पीछे कोई तो है जिसे देख कृष ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए क्यूरोसिटी की वजह से लावण्या अपने पीछे मुड़ती है, लेकिन अपने सामने जिया और राघव को देख लावण्या चौंकने के साथ खुश भी हो गई थी। इसी खुशी की वजह से लावण्या के दिमाग में ये बात ही नहीं आई थी, उसका हाथ अभी भी कृष ने पकड़ा हुआ है उसके सीने के पास। जिये देख राघव, जानवी और जिया तीनों को गैरसमझ हो रहा था। कृष और लावण्या के इस हरकत की वजह से जिया, जानवी और राघव के दिमाग में अलग अलग सोच चल रही थी। लावण्या को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राघव होश में आ गए हैं और अभी उसके पीछे होगा। लावण्या इस समय राघव को अपने समाने होश में देख उसके आंखों से ना चाहते हुए भी एक बूंद आंसू बहते हुए बाहर निकल गालों पर आ गया। वही इसके उलट कृष की हवा टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर राघव जिंदा है तो कल रात गोली किस पर चली। अभी कृष के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसी के साथ कृष राघव को आंखें फाड़ के देख भी रहा था। उसी के साथ मन मन इस सब के पीछे के बारे में जानने का प्लान भी बनाने लगा। वही जानवी को कृष की बात सुन उस पर शक होने लगा था कि कल रात के हमले के पीछे इसका हाथ हो सकता है। इसलिए जानवी फिलहाल तो शांत रहती है, क्योंकि राघव को कल के हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिया इस वक्त लावण्या और कृष को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या असलियत में किससे प्यार करती है। वही राघव तो सिर्फ लावण्या के उस हाथ को देखे जा रहा था जो कृष के हाथ में पकड़ा हुआ था, वो भी उसके सीने के पास, जिसे देख राघव के दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब भी लावण्या उससे प्यार नहीं करती। अगर नहीं करती तो वो सुबह का क्या था, और करती है तो यह अब उसके समाने क्या है। राघव के ऊपर कृष के मुंह से लावण्या के लिए जान सुन मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि कृष के जान कहने के बाद भी लावण्या ने उसे टोका नहीं या कुछ और नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर उसके सवालों के जवाब दे रही थी, जिसे देख राघव दिल और दिमाग के जंग के बीच फंस गया था। इस वक्त राघव का दिमाग राघव के ऊपर हावी होकर कहता है, देख लिया राघव, जिसे तुम अपना समझ रहे थे वो तो तुम्हारी है ही नहीं, ऊपर कुछ और नीचे कुछ। वही दिल कह रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। वही दिमाग फिर से कहता है कि राघव, तुम भूल गए कि लावण्या ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। लावण्या तुम्हारी वाइफ होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। उसी के साथ तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तुमसे डाइवोर्स भी ले लिया। अब तक तुम्हारी बीवी ने तुमको कितनी बार बाहर वालों के सामने जलील किया था। क्या वो सब तुम भूल गए? जो तुम सुबह देख रहे थे वो जब झूठ है, और जो तुम अभी देख रहे हो यही सच्चाई है। वही दिल भी अपनी तरफ से राघव को समझा रहा था, लेकिन दिमाग का पगड़ा दिल के पगड़ी से ज्यादा था राघव के ऊपर, जिस वजह से राघव अपने दिमाग के बातों में आ बिना लावण्या की तरफ देख अपनी पास खड़ी जानवी से कहता है, जानवी जी, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? वैसे भी हमारी वजह से दो प्यार वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। राघव ने इस वक्त दो प्यार करने वाले ये शब्द काफी दबाव देकर बोले थे, करने, जिसे लावण्या और कृष ने भी काफी अच्छे से सुना था। राघव के मुंह से अपने और कृष के लिए ये शब्द सुन धक्का लगा था, जिस वजह से लावण्या कृष की तरफ देख राघव को कुछ कहने वाली ही थी कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है जिसे कृष ने उसके सीने के ऊपर रख हुआ था, जिसे देख लावण्या कृष के सीने ऊपर से अपना हाथ तुरंत खींच के पीछे लेती है। लावण्या ने हाथ तो पीछे ले लिया था, लेकिन अब इस बात को काफी देर हो गई थी, ये वो जान गई थी। उसे अब ये भी पता चल गया था कि राघव ने लावण्या और कृष के लिए दो प्यार करने वाले शब्द क्यों यूज किए थे। लावण्या यही सोचते हुए राघव की तरफ गिल्ट के साथ देखने लगती है, परंतु राघव के आंखों में अपने लिए प्यार की जगह बेरुखी नफरत देख लावण्या के दिल में काफी दर्द होने लगा था, जिसे देख लावण्या राघव की गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पास आ कहती है, राघव तुम। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लावण्या जो राघव के तरफ अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसे अपने शब्द पूरे करने से पहले ही एक धक्का लग जाता है। उस धक्के की वजह से लावण्या कुछ कदम पीछे जा गिरने को होती है कि कृष आगे आ लावण्या के कमर के पीछे एक हाथ डाल और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ संभाल लेता है। लावण्या कृष की मदद से अच्छे से खड़े हो अपने सामने धक्का देने वाली लड़की को देखती है, जो कि जानवी थी।
लावण्या को एक नर्स को धक्का देते देख कृष आग बबूला होकर कहता है, यू स्टूपिड बीच। नौकर औकात रखने वाली, तुम्हें मालूम है तुमने किसे धक्का दिया है? यह मिस लावण्या कपूर है। मिस लावण्या कपूर, जो इस बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनको धक्का देने की? चलो अभी के अभी इनसे माफ़ी मांगो। वही लावण्या भी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन वो अभी राघव के समाने गुस्सा नहीं करना चाहती थी। वही जानवी को कृष के ऊपर शक हो गया था कि इसने कल रात राघव के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से लावण्या, जो कि अभी कृष के पास खड़ी थी, कर दोनों एक कपल लग रहे थे। जिस वजह से लावण्या को राघव के पास जल्दी में आते देख जानवी ने राघव के सेफ्टी के लिए लावण्या को जोर का धक्का किया था। इस वक्त जानवी कृष की बात सुन उसी स्टाइल में कृष से कहती है, तुम अमीर बाप की बिगड़े हुए बच्चे। जिन्हें इस बात की समझ नहीं है कि कौन सी जगह क्या हरकतें करनी चाहिए। और रही बात मैंने इस नवाबजादी को धक्का क्यों दिया, तो आपने सुना ही होगा कि मेरे पेशेंट को इस वक्त घुटन हो रही है तुम दोनों की वजह से, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ नहीं आने दे सकती। रही बात माफ़ी मांगने की, तो भूल जाओ, मेरे जूते भी तुम दोनों से माफ़ी नहीं मांगेगी। जानवी का इस तरह का अरोगेंट भरा उत्तर सुन कृष काफ़ी गुस्से उभार रहा था। कृष उसी गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं है। अगर तुमने अब मेरे और लावण्या के सामने नाक रगड़कर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं एक ही कॉल से तुम्हें इस जॉब से निकाल सकता हूँ। इसलिए चलो जल्दी, अपनी जॉब प्यारी है तो हम दोनों के पैरों में पड़ माफ़ी मांगो। कृष की बात सुन जानवी जोर जोर से हंसने लगी थी। वह राघव और जिया चुपचाप कृष को देखे जा रहे थे। वही जानवी को ऐसे हंसते देख कृष और लावण्या दोनों जानवी की तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि कोई पागल लड़की उनके सामने खड़े होकर है रही हो। कृष जानवी से इरिटेट होकर पूछता है, मैंने क्या जोक मारा है जो तुम पागलों की तरह हंसी जा रही हो? जानवी, जो इस वक्त अपना पेट पकड़कर है रही थी, कृष की बात सुन खुद को शांत करवाते हुए कहती है, हाँ, जोक ही मारा है तुमने। मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ जो तुम्हारे ऐसे हवा हवा में धमकाने से डरकर माफ़ी मांगेगी? कृष के दिल में जानवी की बात सुन कुछ गलत होने का एहसास निर्माण हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली लड़की थे कृष ओबरॉय के सामने इस तरह कैसे कड़ी रह सकती है। उसे यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि जानवी उसके धमकी से डरने की बजाय उसे एक मामूली धमकी समझ रही है। कृष अपना हाथ के उंगली से जानवी की तरफ इशारा कर कहता है, तुम दो कौड़ी की औकात रखने वाली लड़की, रुक, अभी मैं 1 साल कर तुम्हें इस जॉब से निकालता हूँ, फिर मैं देखूंगा तुम किस तरह हंसती हो। इतना बोल कृष अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने का नाटक करने लगता है। कृष को पता था कि वो इस हॉस्पिटल में अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना ईगो स्टैटिस्फी करने के लिए वो कॉल करने का नाटक करते हुए ही जानवी से कहता है, वो नज़ अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, कॉल उठाने से पहले जल्दी हम दोनों के पैरों में माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इतना कहकर कृष जानवी को देखने लगता है, क्योंकि उसे जानवी के चेहरे पर अपने लिए डर देखना था। पर उसके अलग जानवी तो बारे आराम से खड़ी थी। अपने सामने कृष को इस तरह तमाशा करते देख जानवी शांत ही खड़ी रहती है। जानवी अब बोर हो रही थी और राघव के टेस्ट के लिए भी काफ़ी देर हो गया था पहले ही। ऐसी वजह से जानवी अपने खीसे में छुपे हुए एक वार्निंग इंस्ट्रूमेंट के बटन को दबाकर अपने आदमियों को सिग्नल देती है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हॉस्पिटल में थे। सिग्नल देने के बाद जानवी कृष की तरफ देख एक सरकाइट स्माइल पास कर कहती है, मिस्टर चोर, जब तुम दोनों गले लगाकर बातें कर रहे थे ना, तब हमने सुना था कि तुम्हें हॉस्पिटल वाले इस विप फ्लोर के अंदर नहीं आने दे रहे थे, जिस वजह से तुम चोरी छुपकर यहाँ आ गए हो। जानवी की बात सुन कृष उन तीनों की तरफ चौंकते हुए देखने लगता है। कृष समझ गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वही लावण्या को एक और धक्का लग गया था। उसे यह समझ आ गया था कि राघव काफ़ी देर पहले ही यहाँ आ गया है और उसने कृष के गले लगने से क्या क्या बातें हुई है वो सब देख और सुन लिया है। ये सोचते हुए लावण्या राघव को सब बातें क्लियर करना चाहती थी। दूसरी ओर कृष अब भी जानवी पर मन ही मन गुस्सा कर रहा था। रही बात लावण्या की, तो वो राघव के सामने इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे इस वक्त अपनी छवि राघव के समाने और गिरानी नहीं थी, इसलिए लावण्या बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए कृष के ऊपर से सबको डाइवर्ट कर जानवी से कहती है, देखिए नज़, मैं कोई पराई नहीं हूँ, मैं आपके पेशेंट राघव की पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकते। जानवी को लावण्या की बात सुन शौक लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई भी भाव ना लाते हुए जिया की तरफ देख इशारों में ही पूछती है, ये लड़की क्या सच कह रही है? जिया, जो अभी लावण्या और जानवी की तरफ ही देख रही थी, तभी जानवी की नज़र पर देख और इशारों में ही लावण्या की के बारे पूछते देख जिया हाँ में सर हिला देती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। जिया की तरफ से हाँ सुन जानवी भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसे कोई हक नहीं था लावण्या को राघव के पास न इसे रोकने का, जिस वजह से जानवी लावण्या से कहती है, ठीक है, आप पेशाटन से मिल सकती हो।
वही लावण्या जिया को अपनी बात को सही कहते देख और जाह्नवी की बात सुन खुशी के साथ राघव के पास आने के लिए एक कदम बढ़ाई थे कि राघव की बात सुन उस कदम को वापस पीछे ले लेकर राघव के तरफ नम आंखों से देखने लगती है। वही राघव लावण्या की बात सुन और जाह्नवी को लावण्या को ग्रीन सिग्नल देते देख चीड़ जाता है। उसी चीड़ के साथ राघव नॉर्मल लेकिन रोखिले आवाज में कहता है, एक्स वाइफ मेरी एक्स पत्नी है आप मिस कपूर। लगता है आप भूल गए कि कुछ हफ्तों पहले ही हमारा डाइवोर्स हो गया है, जिस वजह से अब मेरे जैसे एक गरीब आदमी से आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। और हाँ बधाई हो आपके सगाई के लिए और होने वाले हस्बैंड के लिए। इतना कह राघव जाह्नवी को पाने पके हुए हाथ से इशारा कर देता है आगे जाने के लिए। जाह्नवी राघव के आंखों में वो दर्द देख पा रही थी जो कृष और लावण्या को एक साथ देखने की वजह से हो रहा था। राघव के इस दर्द को जिसे समझ जाह्नवी इस बार बड़ी बहन की भूमिका निभाते हुए फुल एटीट्यूड के साथ लावण्या और कृष से कहती है, ओह तो आप मेरे पेशेंट राघव को मानसिक तौर पर दर्द देने के लिए यहाँ ये सब कर रहे थे। मिस कपूर आप इतनी कैसे गिर सकती हो, एक पेशेंट को जो कि आपका एक्स पति है, जो अभी अभी कोमा से बाहर आया है, उसे इस तरफ ह्यूमिलिटेट कर रही हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती यह सब करने में? मैं अभी सिक्योरिटी के बुलाकर तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालती हूँ। इतना कह जाह्नवी अपना फ़ोन निकाल किसी को साल करने ही वाली होती है कि तभी वह कुछ गार्ड दौड़ते हुए आ जाते हैं, जिसे जाह्नवी ने ही कुछ देर पहले अपने मिक्रोमसिन से सिग्नल देकर बुलाया था। जैसे ही वो सब गॉड्स जाह्नवी और बाकी सब के पास आकर रुकते, वहाँ का सारा मामला समझने की कोशिश करते हुए जाह्नवी की तरफ देख कहते हैं, मिस विशाखा क्या हुआ है, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? 49 कपूर विला में वीआईपी गेस्ट की एंट्री। अब आगे सुबह के 10 बजे कपूर विला में मेन दरवाजे पर समीर जी यहाँ से वह पसीने से लथपथ चक्कर लगा रहे थे। इस वक्त मसीर जी काफ़ी टेंशन में थे, जिसे देख उनके पास ही खड़ी उनकी पत्नी यानी सुधा जी समीर जी को देख कहती है, आप इतने टेंशन में क्यों हो और कौन आ रहे हैं, जिस वजह से आप पिछले 1 घंटे से यही ऐसे चक्कर लगा रहे हो? सुधा जी की बात सुन समीर जी थोड़े टेंशन में ही कहते हैं, एक विप गेस्ट आ रहे हैं, जिसे आप भी जानते हो। जिसे सुन सुधा जी फ्रस्ट्रेट होती हुए कहती है, कब से आप कह रहे हो वीआईपी गेस्ट है, वीआईपी गेस्ट है, लेकिन उनका नाम पूछ रही हो तो बता भी नहीं रहे। और ऐसा भी कौन है वो, जिस वजह से ना आप हॉस्पिटल जा रहे हो और ना मुझे जाने रहे हो? मुझे मेरी बेटी को देखना है, मुझे कल से मालूम भी नहीं अब वो कैसी है, किस हालत में है। वो आपका नालायक बेटा भी कॉल नहीं उठा रहा कल से, और किरण बिटिया भी नहीं। मुझे उन सब की टेंशन हो रही है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि राघव को होश आया है या नहीं। इतना कह सुधा जी रोनी सूरत बना लेते हैं। वही समीर जी सुधा जी की इन सब बातों को सुन कहते हैं, सुधा जी आप शांत रहिए, हॉस्पिटल में हमारे सारे बच्चे ठीक है, जैसे ही हमारे गेस्ट आ जाएंगे उनके साथ हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, इसलिए सिर्फ कुछ और देर तक इंतज़ार कीजिए। सुधा जी समीर जी की बात सुन चौंकते हुए कहती है, वो क्यों हमारे साथ आएंगे, उनका क्या काम है हॉस्पिटल में? जिस पर समीर जी कहते हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकता, जब वो आएंगे तुम्हें पता चल जाएगा वो वीआईपी गेस्ट कौन है और वो क्यों आ रहे हैं हमारे साथ हॉस्पिटल में। अब आप सिर्फ कुछ देर के लिए शांत रहिए। इस वक्त समीर जी और सुधा जी बातें कर ही रहे थे, तभी कपूर विला के गेट पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुकती है। सबके बीच एक ब्लू रंग की रोल्स रॉयस कार थी जो कि इंडिया में 3 दिन पहले ही स्पेशल ऑर्डर पर आई थी। उस रोल्स रॉयस के आगे 3 और पीछे 3 BMW थी। सारी गाड़ियां लग्जरियस और बुलेट प्रूफ थी, जिसमें जैसे ही समीर जी और सुधा जी गाड़ियों की आवाज़ सुनते दोनों समझ जाते हैं कि उनके वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं, जिस वजह से समीर जी सीढ़ियों पर ही खड़े रहकर गाड़ी में दरवाजे के सामने आने का वेट करने लगते हैं। वही गेट पर जैसे ही गाड़ियां आकर रुकती है, सिक्योरिटी गार्ड अच्छे से सलाम कर गेट खोल सारी गाड़ियों को बिना चेक किए अंदर जाने देता है, क्योंकि समीर जी ने उन सब गॉड्स को पहले ही बता दिया था कि उनके वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं कुछ देर में। वो जैसे ही आ जाएंगे बिना चेकअप के उन्हें अंदर भेज दें, और हाँ मुझे इन्फॉर्म भी कर देना। जिस वजह उन सिक्योरिटी गार्ड ने अपने मालिक के कहे अनुसार उन गाड़ियों को कपूर विला के मेन गेट से अंदर भेज दिया और समीर जी को वॉकी टॉकी पर बता भी दिया था। वही कुछ ही देर में वो सारी कार समीर जी के सामने आकर रुकती है। जैसी ही वो काफिला आकर रुकता है, पहले उन सब BMW कार्स में से 3-3 कर ब्लैक और वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। फिर उनमें से एक बॉडीगार्ड जाकर रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें से एक 45 साल के करीब का आदमी आंखों पर चश्मा लगाए, मुंह में ओलिविया ब्रांड की सिगार पड़के हुए, नेवी ब्लू कलर का शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहने हुए बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी कार से बाहर आ जाता है, सुधा जी उनको देख चौंक जाती है। सुधा जी इस बात से पूरी अनजान थी कि समीर जी जिनको वीआईपी गेस्ट कह रहे हैं वो यह आदमी होगा।
वही समीर जी उस आदमी को देख उसके बाहर से खुश लेकिन अंदर से नर्वस हो गए थे। वही वो आदमी अपने मुंह से सिगार को अपने मुंह से निकाल अपने आदमी को इशारा कर देता है, जिसे देख वो आदमी अपने हाथ में एक डिब्बा लेकर आ जाता है। जैसे ही वो आदमी अपने बॉस के पास उस डिब्बे को ओपन करता है, वो आदमी उस सिगार को किसी कचरे की तरह डिब्बे में डाल देता है। उसके बाद अपनी नज़र समीर जी की तरफ फिरकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए उनके पास चला जाता है। वही जाने से पहले अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अपनी जगह खड़े रहने का इशारा कर दिया था। जैसे ही वो आदमी समीर जी के पास आ जाता है, समीर जी अपने दोनों हाथों को फैलाकर उन गले लगते हुए कहता है, मिस्टर ईशान, काफ़ी सालों बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही वो आदमी जिसका नाम ईशान था वो समीर जो को गले लगाते हुए उनकी बात सुन हंसकर कहता है, हाँ मिस्टर समीर जी, वजह भी वैसी ही है जिस वजह से मुझे आना ही पड़ा। इतना कह मिस्टर ईशान समीर जी से अलग हो सुधा जी के सामने जा हाथ जोड़ कहता है, भाभी आप कैसे हो। सुधा जी जो कि मिस्टर ईशान को ऐसे काफ़ी सालों बाद देहरादून में देख चौंकी हुए थी, उसी के साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वही मिस्टर ईशान का सवाल सुन सुधा जी अपने होश में आते हुए कहती है, ईशान भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ठीक हूँ भाभी सा, मिस्टर ईशान खुशी के साथ कहते हैं। जिसे देख सुधा जी आगे कहती है, फिर काफ़ी सालों बाद इंडिया में आकर कैसा लग रहा है, अपने माँ के पास आकर कैसा लगेगा। इतना कह मिस्टर ईशान हंसते हुए कपूर विला को गौर से देखने लगता है। आज अपने देश, अरे सुधा जी, मेहमान को ऐसे ही घर के चौखट पर खड़े रखेंगे क्या, उन्हें अंदर लेकर चलो। वैसे भी मिस्टर ईशान काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं, आप जाकर खाने की तैयारी कीजिए। मिस्टर ईशान तो काफ़ी सालों से तरस रहे होंगे अपने मिट्टी का खाना खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन मिस्टर ईशान कहता है, मिस्टर समीर जी, तरसा तो मैं बहुत हूँ, लेकिन खाना बादमी भी होता रहेगा। पहले मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपके साथ अकेले में, उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना ही। जिसे सुन सुधा जी को कुछ कुछ समझ आ जाता है कि क्या बातें करनी है। वही समीर जी उनकी बात सुन उनको इशारा कर स्टडी रूम के दिशा में मिस्टर ईशान के साथ चले जाते हैं। वही जाते समय सुधा जी को चाय भेजवाने को कह देते हैं। 50 क्या राघव की याददाश्त आई वापस। अब आगे सिक्योरिटी को आते देख कृष डर गया था। इस वक्त कृष मन ही मन सोच रहा था कि लावण्या के सामने खुद की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए। वही लावण्या इस वक्त नम आंखों से सिर्फ राघव को ही देख रही थी। उसे इस वक्त इस बात की चिंता थी कि क्या जब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे यहाँ से धक्के मारकर निकालेंगे तब राघव सिर्फ उसे देखता रहेगा या वो उन सब गार्ड्स को रोक देगा। लावण्या चाहे तो अपने दम पर यही सबको अपने पैरों पर चुका सकती है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ राघव क्या करेगा यही देखना चाहती थी। वही सिक्योरिटी का सवाल सुन जानवी यानी विशाखा कहती है, हाँ यह आदमी और यह औरत यहाँ हमारे पेशेंट को तंग कर रहे हैं। उसी के साथ यह आदमी चोरी छुपे इस फ्लोर पर आया है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से बात करके निकालो, अगर नहीं माने तो धक्के मरकर निकालो इन दोनों को। यह आखिरी बात विशाखा ने घिन भरी नज़रों से दोनों की तरफ देख कहा था। वही लावण्या मन ही मन अब गुस्से से फूल रही थी और दुखी भी थी कि राघव ये सब होता हुआ देख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। लेकिन लावण्या फिर मन ही मन कहती है, राघव मेरे लिए कुछ करेगा भी क्यों, आज तक मैंने उसके लिए किया भी क्या है। आज तक मैंने उसे कई बार जलील किया है या खुद के आंखों के सामने जलील होते हुए देखा है। इतना कह लावण्या खुद ही किसी से बिना कहे सिर्फ अपनी जगह खड़ी रहती है। वही विशाखा की बात सुन वो सारे गार्ड्स कृष और लावण्या को वहां से जाने के लिए कहने लगे। वही कृष चुपचाप लावण्या खड़े देख मन ही मन कुछ सोच डेविल स्माइल के साथ कहता है, देखा लावण्या, जिसके लिए तुम इतनी दिन बिना खाए पिए रही, वो इंसान तुम्हारा तमाशा देख रहा है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह किसी भिखारी की तरह बाहर निकालते देख। कृष इसी तरह धीमे आवाज में लावण्या के कानों में बातें कह रहा था, जिसे लावण्या पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वही राघव को लावण्या को इस तरह बाहर निकालते देख बुरा लग रहा था, जिस वजह से राघव अपनी पास खड़े विशाखा से कहता है, विशाखा इन दोनों को छोड़ दो, इनसे मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी कुछ दिन पहले ही इन दोनों की सगाई हुई है, इसलिए इनकी खुशियों को इस इतना कह राघव विशाखा को उन दोनों को यही छोड़ उसे आगे के टेस्ट के लिए लेकर जाने का इशारा कर देता है। वही राघव की बात सुन विशाखा सारे गॉडों को वहां से जाने को कह देती है। गॉड्स भी विशाखा को बात सुन वहां से जाते हैं। लावण्या को राघव की बात सुन खुशी भी हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि राघव अब भी उसे किसी पराये औरत की तरह बिहेव कर रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कृष और उसकी सगाई हो गई है। वही कृष सारे गॉड्स को वह से जाते देख मन ही मन राहत की सांस लेता है। फिर विशाखा राघव को स्ट्रेचर की हेल्प से वहां से जिया की मदद से लेकर जाने लगती है। राघव को लेकर जाते देख लावण्या उस तरफ जाने लगती है, तब जिया उसे आंखें दिखाकर ना आने का इशारा कर देती है। जिया भी इस वक्त काफ़ी गुस्सा थी लावण्या के ऊपर।
राघव के साथ इतना सब होने के बाद भी लावण्या ने अपने मंगेतर को यहाँ आने दिया, और तो और यहाँ आकर राघव के खिलाफ वो बोल रहा था, तब भी उसने उसे कुछ नहीं कहा, जिस वजह से लावण्या के ऊपर जिया काफ़ी गुस्सा हो रही थी। वही उसकी नफरत कपूर फैमिली के लिए और भी बढ़ रही थी। जिया के आंखों में गुस्सा देख और राघव के पास ना आने का इशारा देख लावण्या मन मारकर अपनी जगह नाम आंखों से रुक जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही राघव, विशाखा और जिया उन दोनों के आंखों के सामने से गायब होते जाते हैं, लावण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लावण्या को इस तरह रोते देख कृष जल्दी से लावण्या के पास आकर उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि लावण्या कृष से दूर हो कहती है, कृष मुझे माफ़ कर दो। अरे मेरी जान, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? अभी जो भी कुछ मेरे साथ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? कृष कहता है, वैसे तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए आज जो हुए उन सब के लिए। आज मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ यह सब हुआ। राकेश आगे कहता है। कृष की बात सुन लावण्या सर को ऊपर कर कहती है, नहीं कृष, मैं आज जो हुआ उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रही हूँ। मैं इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सगाई नहीं कर सकती। मैं मेरे राघव को धोखा नहीं दे सकती। लावण्या की बात सुन कृष के ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसे इस बात का अंदाज़ा पहले ही हो चुका था, लेकिन वो अपने मन को तसल्ली दे रहा था। लेकिन लावण्या के मुंह से इन सब को बातों को सुन वही किसी मूर्ति की तरह खड़े होकर कहता है, मुझे मालूम है कि तुम राघव की सच्चाई जानने के बाद मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगी, लेकिन मैं यहाँ एक दोस्त के खातिर आया हूँ, किसी रिश्ते के खातिर नहीं। कृष की बात सुन लावण्या आगे कहती है, हाँ, एक दोस्त बनकर तुम आ सकते हो, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि राघव को और गलतफहमी हो हम दोनों को एक साथ देख। कृष के हाथों की मुठिया कस जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर एक नकली खुशी लेकर हाँ मैं सर हिलाकर मन ही मन राघव को गालियां देते हुए कृष कहता है, ठीक है लावण्या, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन पर अपने बारे में बताते रहना। अगर नहीं बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिरी बात कृष हंसते हुए कहता है, जिसे देख लावण्या के चेहरे पर भी एक खुशी आ जाती है। लावण्या कृष को फ़ोन पे उसकी सेहत के बारे में बताने को कह राघव जहाँ गया है उस तरफ देखने लगती है। वही कृष भी वह से चला जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के सामने 3 कार्स आकर रुकती है। उन कार्स के बीच वाली कार्स में से मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर यानी समीर जी और सुधा जी आकर रुकते हैं। फिर दोनों हॉस्पिटल के नादर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ एक रिक्शा आकर रुकती है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी पुराने कपड़ों में बिना चप्पल के रिक्शा के नीचे उतर रिक्शा वाले को पैसे देकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम के पास जाकर उसके पास के दरवाजे के अंदर जाए प्राइवेट लिफ्ट के सामने आकर रुक जाते हैं। बूढ़ा आदमी अपने सामान्य प्राइवेट लिफ्ट को देख उसका बटन दबा ओपन कर 7वां फ्लोर का बटन दबा देती है, जो कि उस हॉस्पिटल काशी के वीआईपी फ्लोर का था। कुछ ही सेकंड में वो लिफ्ट वीआईपी फ्लोर पर आकर रुक जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने के बाद बूढ़ा आदमी लिफ्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट से बाहर आ जाता है, समीर जी और सुधा जी उसके ही सामने खड़े थे, जिसे देख वो आदमी खुश होकर कहता है, अरे मिस्टर और मिसेस कपूर, आप दोनों यही खड़े हो। जिस पर सुधा जी कंफ्यूज्ड नज़रे से उस आदमी को देख कहती है, भाई साहब, आपको इस तरह एक गरीब की तरह यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? ये हॉस्पिटल तो आपका ही है, फिर आप इस तरह क्यों आ गए? और आप हमारे साथ क्यों नहीं आ गए? ऐसे गरीब जैसे लोग बनाकर क्यों आए हो? सुधा जी की बात सुन वो बूढ़ा आदमी, जो कि मिस्टर ईशान था, वही मिस्टर ईशान जो कपूर विला में समीर जी को मिलने के लिए आए थे। कुछ देर तक बातें करने के बाद समीर जी और सुधा जी कपूर विला से मिस्टर ईशान को छोड़कर गए थे। सुधा जी और समीर जी के जाने के बाद मिस्टर ईशान अपना रूप एक 60 साल के बूढ़े गरीब आदमी जैसे बन रिक्शा से हॉस्पिटल आ गए थे। इस वक्त सुधा जी की बात सुन मिस्टर ईशान कहते हैं, मिसेस कपूर जी, कहते हैं दीवारों को भी कान और आंखें होती है, और वैसे भी इंडिया में मेरे और बड़े मालिक के कितने दुश्मन हैं, आपको तो पता है। अगर गलती से भी उन्हें मेरे इंडिया में आने के बारे में पता लग गया तो उन्हें छोटे मालिक के पास पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। मिस्टर ईशान ने इस बात को काफ़ी काम आवाज़ में कहा था, जिसे सुधा जी और समीर जी भी काफ़ी गौर के सुनाने के बाद ही समझ गए थे। मिस्टर ईशान की बात सुन सुधा जी समझ जाती है कि मिस्टर ईशान इस तरह क्यों आए हैं। सुधा जी को शांत देख मिस्टर ईशान आगे कहते हैं, मिसेस कपूर, अब चलो, मुझे और भी काम है, मुझे मेरे छोटे मालिक को भी मिलना है, उनसे बातें करनी है, चलो जल्दी, अब मुझे और नहीं रुका जा रहा। इतना कह मिस्टर ईशान आगे जाने लगते हैं। वही सुधा जी और समीर जी को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर ईशान उनके छोटे मालिक को क्यों मिलना चाहते हैं। मिस्टर ईशान को जाते देख सुधा जी और समीर जी भी उनके पीछे जाने लगते हैं। वही सुधा जी समीर जी के कान में धीरे आवाज में कहती है, सुनो जी, राघव को तो कुछ भी याद नहीं है, और भाई साहब ने तो हमें राघव को सब बताने को मन किया है।
फिर मिस्टर ईशान उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि राघव को सच पता चल जाएगा तो क्या होगा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि राघव अभी अभी होश में आया है। फिर भाई साहब मेरे बेटे की लाइफ क्यों खतरे में डाल रहे हैं? सुधा जी की बात सुन समीर जी कुछ पछते हुए कहते हैं, ये बात को लेकर मैं कल रात से स्ट्रेस में हूँ। मुझे भी इस बात के पीछे का राज क्या है समझ नहीं आ रहा। जिसे सुन सुधा जी भी हाँ में सर हिलाकर मिस्टर ईशान को जाते हुए देख उनके पीछे जा रहे थे। वही समीर जी मन ही मन कहते हैं, सुधा जी मैं आपको नहीं बता सकता कि शायद राघव की याददाश्त वापस आ गई है, जिस वजह से ही मिस्टर ईशान यहाँ आए हैं राघव से मिलने। आज के लिए इतना ही। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।